गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बायो की कक्षा में। और जैसा कि बच्चों को पता है कि अपन एनिमल जगत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें एनिमल जगत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें आपको पता ही है कि जो अपन इसमें जो नॉन कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें जो अपने संग पढ़ा है वो अपन ने पढ़ा है प्रोपसी प्रोटोजोआ पढ़ा है। फिर अपन ने पोरीफेरा पढ़ा है, और उसके बाद पोरीफेरा के बाद आपने सिलेंट्रेटा पढ़ा जिसे निडेरिया बोलते हैं। और उसके बाद क्या पढ़ा, ठीक है। उसके बाद जो अब आता है ना, टीनोफोरा पढ़ा था। और उसके बाद अब जो बात करते हैं वो बात करते हैं निमेटोहेलमिन्थीज और एस्केलमिन्थीज। इसका जैसे मैंने फंडा बताया था, प्रोप्सी एंड टीना प्ले, ठीक है। प्लेटीहेलमिन्थीज पढ़ा और प्लेटी नीम, है ना। प्रोप्सी एंड टीना प्ले नीम, नीम आम इकाई है कोर्डेटा। जैसे मैंने शुरू के वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था अपना इंट्रोडक्शन वाला, उसमें मैंने एक फंडा बताया था इन संघों को एक सीरीज से याद रखने का। तो प्रोपेसी एंड टीना प्ले, प्रो से क्या हो जाएगा प्रोपसी, प्रो से क्या हो जाएगा प्रोटोजोआ, पै से पोरीफेरा, टी से सी से सिलेंटेटा, और टीना टीनोफोरा, एंड प्ले से प्लेटीहेलमिन्थीज, और नीम, ठीक है। नीम, नीम से क्या निमेटोहेलमिन्थीज एस्केलमिन्थीज। तो यहाँ तक अभी पहुँचे, तो आगे की जो बात करते हैं बच्चों इसमें, तो इस संघ के सूत्र को गोल कर्मियों में रखा गया है। अनुप्रस्थ काट में गोलाकार दिखाई देते हैं, मतलब यूँ काटेंगे तो इस प्रकार गोल दिखाई देते हैं ये, ठीक है। ये राउंड शेप में दिखाई देते हैं, इस प्रकार से राउंड होते हैं, इसलिए इनको गोल कर्मी कहा गया है। इसके अपन सेक्शन अनुप्रस्थ काटें तो इन गोलाकार दिखाते। इस संघ के जंतु थे स्वजलीय जलीय होते हैं, स्वजल समुद्र जल, और हामुस होती है अधिक के मर्दा स्थानों पाए जाते हैं। अधिकांश जंतु पौधों वो प्राणियों के परजीवी जीवन यापन करते हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न करते हैं। इस संघ के जंतु जैसे अपन अनुप्रस्थ काट में काटते हैं तो ये गोलाकार होते हैं, तो मतलब बेलनाकार होते हैं, ठीक है। और दोनों सिरों पर क्या होता है, इस प्रकार से बात करें, दोनों सिरों पर इस प्रकार से नुकुले होते हैं। दोनों सिरों की बात करें तो ये नुकुले होते हैं, दोनों सिरों से क्या होते हैं, नुकुले होते हैं। तो एस्केलमेंथीज इसका सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल एस्केरिस है। तो एस्केरिस को बच्चों आप ध्यान में रखते हैं, इसको पढ़ो, ठीक है। एस्केरिस की जो संरचना दिमाग में रखो, फिर अपन जो अध्ययन करते हैं उससे आपके ज़्यादा क्लियर हो जाए। इसकी जो समिति की बात करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो समिति की बात करते हैं, ये द्विपार्श्व समिति होती है, बायलेटरल होती है, जनस्तर त्रिस्तरीय होता है। देखो तीनों स्तर पाए जाते हैं। शारीरिक संगठन जैसे अपन बताएं अंग तंत्र स्तर का चल रहा है। और नलिका की नलिका आपको पूछ ले भाई, ट्यूब विद इन ट्यूब, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, याद रखना। ट्यूब विद इन ट्यूब, नलिका के भीतर नलिका जो बॉडी प्लान्स होता है या शारीरिक स्तर होता है, किस में होता है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, नलिका के अंदर क्या होता है, इनके क्या होते हैं बाहर, देखो ये देह भित्ति होती है, अंदर क्या होती है जो आहार नाल पाई गट पाई जाती है। तो ये एक बाहर वाली नलिका होगी, ठीक है, इस प्रकार से, और ये अंदर वाली नलिका के भीतर नलिका, इस प्रकार से इनकी संरचना पाई जाती है। क्योंकि बाहर तो क्या होती है सीडोसिलोम भी पाई जाएगी, देह भित्ति पाई जाएगी, ठीक है, देह भित्ति पाई जाएगी, उसके अंदर जो कूट देह गुहा होगी वो पाई जाएगी, और अंदर क्या हो जाएगी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, या जिसको क्या बोलते हैं आहार नाल बोलते हैं, वो पाई जाएगी। तो मतलब जैसे इस प्रकार से अंदर देखो ये है और बाहर ये, इस प्रकार से इनका बॉडी प्लान पाया जाता है। तो इनको नलिका के भीतर नलिका, इस संघ का विशेष लक्षण है एस्केलमेंथीज का। बच्चों याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, आपको ये स्टार लगा के याद रखना है। नलिका के भीतर नलिका जो शारीरिक संगठन किस प्रकार किस में होता है, तो नलिका के भीतर जो नलिका है वो किस में होता है बच्चों, वो बॉडी प्लान जो होता है वो किस में पाया जाता है, आपके एस्केलमेंथीज में पाया जाता है। अगर सिरे पर स्पष्ट सिर का भाव होता है, इनके अंदर सिर नहीं पाया जाता है। देह भित्ति की जो संरचनाएं पाई जाती है वो किस प्रकार की होती है, देखो इनके बात करें तो इनमें क्यूटिकल होता है बाहर, मतलब संरचनाएं देह भित्ति में इस प्रकार तीन जो इसमें संरचनाएं पाई जाएगी। पहले क्यूटिकल निर्जीव होता है, जो बाहर की इनकी बात करें त्वचा के ऊपर क्यूटिकल निर्जीव आवरण, मोटा आवरण, तो पोषक पाचक एंजाइम से रक्षा करता है। मतलब क्या होता है कि ये जो मान लो ये है, तो इसके बाहर ये क्या होगा, ये क्यूटिकल का आवरण होगा, ये इसके बाहर क्या होगा क्यूटिकल का आवरण होगा। इससे क्या हो जाएगा, मान लो किसी के अंदर परपोस किसी के अंदर पोषक के अंदर रह रहा है, मतलब किसी होस्ट के अंदर ये रहता है, जैसे मनुष्य में रह रहा है, तो उसके जो पाचक एंजाइम होंगे वो इसके ऊपर असर नहीं कर पाएंगे, वो इसके ऊपर क्या असर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं एपिडर्मिस की। तो एपिडर्मिस की बात करते हैं तो बहुकेंद्रकीय होता है, अर्थात कोशिकीय द्रव्य में लगातार परतों में बिखरे हुए अनेक केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें फिर बात करें पेशी स्तर की, बात करें केवल अनुदैर्ध्य पेशियों का ही बना पेशी स्तर उपस्थित होता है, ठीक है। अनुदैर्ध्य पेशियों का बना ही पेशी स्तर उपस्थित होता है।
अनुदैर्ध्य पेशियाँ मतलब इस प्रकार लॉन्गिट्यूड पेशियाँ पाई जाती है, लंबाई में पाई जाती है, इस प्रकार की पेशियाँ पाई जाती है ना, इस प्रकार की। इसके बाद बात करते हैं, ये जो होते हैं ये कूटदेही होते हैं। देखिए ये कूटदेही स्यूडोसिलोमेट, और स्यूडोसिलोमेट अपन पढ़ के आए हैं। स्यूडोसिलोमेट कूटदेही क्या होते हैं कि कूटदेही वो होते हैं जिनकी ये जो गुहा होती है ये मेसोडर्म से आश्रित नहीं होती है, ठीक है, मेसोडर्म से आश्रित नहीं होती है और पाउच के रूप में पाई जाती है। इस प्रकार जैसे आपने पढ़ा था, आपने याद होगा, तो ये एक्टोडर्म हो गया, ये एंडोडर्म हो गया, अंदर गट हो गई, और इसके अंदर इस प्रकार से ये बीच बीच में पाउच के रूप में, ये पाउच के रूप में क्या पाई जाती है, पाउच के रूप में आपके कूट गुहा पाई जाती है। ये पाउच है, ये पाउच है, इनके रूप में क्या होती है, कूट गुहा पाई जाती है, जो मेसोडर्म से आश्रित नहीं होती है। तो इसमें भी लिखा है मेसोथीलियम, मतलब मेसोथीलियम से आश्रित नहीं होती है। कूटदेवा का उपस्थिति भ्रूणीय ब्लास्टोसिल से विकसित होती है, इसका याद रखना। कंकाल इनमें अनुपस्थित होता है। कूटदेवा के अंदर क्या होता है, कूटदेवा होती है, तो उसके अंदर उस दाब का जो तरल पाया जाता है, उसके वजह से क्या द्रव स्थिति कंकाल होता है। इनके अंदर मतलब पूरा फुला हुआ रहता है। जो कूटदेवा मैं बता रहा हूँ, स्यूडोसिलोमेट जैसे अभी अपने स्ट्रक्चर बनाई थी कि इसमें जो मेसोडर्म या मेसोथीलियम से आश्रित नहीं होती है, लेकिन जो पाई जाती है मतलब इस प्रकार की कूट, मतलब कूट में असत्य प्रकार की, पूरी विकसित प्रकार की नहीं होती है। तो उसके अंदर क्या होता है, तरल भरा रहता है। और तरल आप मान लो किसी थैली के अंदर तरल भर दो या किसी पाइप के अंदर, वो तना हुआ रहता है। इसी प्रकार से इसकी जो शरीर होता है वो भी तना हुआ रहता है ना, और वो कंकाल का ही कार्य करता है, ठीक है। एक द्रव स्थिति कंकाल कहते हैं इसको। इसको क्या बोलेंगे, द्रव स्थिति कंकाल। किसकी वजह से बन रहा है, द्रव स्थिति कंकाल की वजह से बन रहा है। पाचन नाल जो होती है पूर्ण प्रकार का और मुख ग्रसनी आंत्र और गुदा में विभेदित होती है, ठीक है। पाचन नाल होती है वो पूर्ण होती है, ठीक है, और किसमें, मुख होती है, ग्रसनी जो फेरिंग्स होती है, आंत्र और गुदा में विभेदित ग्रसनी पेशियां पाई जाती है। ये भोजन में चूषण में प्रयुक्त होता है, ठीक है। इसमें श्वसन सामान्य सतह से विसरण के द्वारा ही होता है इनके अंदर। फिर बात करते हैं परिसंचरण तंत्र अविकसित प्रकार का होता है, मतलब इनमें जो हर्ट वगैरह होते हैं वो विकसित नहीं होते हैं, अनुपस्थित होते हैं परिसंचरण तंत्र। उत्सर्जन तंत्र जो होता है बच्चों, वो उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो ये एच नुमा तंत्र होता है। याद रखना, जो भ्रूणीय रेनेट कोशिकाओं द्वारा विकसित होता है। उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो अभी तक चल रहे हैं अमोनिया ही हो रहा है इनमें, है ना, याद रखना आप। तो इनमें भ्रूणीय जो कोशिका रेनेट कोशिकाओं से जो उत्सर्जित तंत्र होता है उसका विकास होता है। अब इसके बाद बात करें तंत्रिका तंत्र की बात करें तो तंत्रिका वल्य पाया जाता है, जो अनुदैर्ध्य रज्जुओं से निर्मित होता है। ओस्टोम पर पेपिली पाई जाती है। एफिड्स या रसनग्राही जो संवेदी भी पाए जाते हैं इसमें। और शरीर के पूछे सिरे पर क्या पाए जाते हैं, फेसमिड जो रसनग्राही उपस्थित होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मतलब क्या होता है, इनके स्पर्शक पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, इनको संवेदना ग्रहण करने में मदद करते हैं। तो याद रखना, ओस्टोम पर पेपिली पाई जाती है, और जैसे एफिड्स पाए जाते हैं जो संवेदी अंग पाए जाते हैं, और स्पर्शग्राही तो पेपिली होती है, रसनग्राही के संवेदी अंग जो पाए जाते हैं एफिड्स होते हैं, और पूछे सिरे पर और रसायनग्राही पाए जाते हैं फेसमिड बोलते हैं। प्रजनन तंत्र विकसित तथा सामान्य दोनों लिंग पृथक पृथक होते हैं। मतलब क्या होते हैं, प्रजनन तंत्र का विकसित होता है, लेकिन जो लिंग होते हैं नर और मादा एक लिंगाश्री होते हैं, मतलब पृथक पृथक हैं। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, मतलब एक लिंगाश्री होते हैं। एक लिंगाश्री का मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों जो होंगे नर और मादा वो अलग अलग होंगे, दोनों में द्विरूपता मतलब भिन्नता होगी। मादा का जो नर होता है वो नर छोटा होता है, मादा की अपेक्षा बात करें नर वाला जो छोटा होता है, ठीक है। और पूछ सिरे वक्रित होता है। नर मैथुन हेतु पूछे कंटिकाएं पाई जाती है, जिनको पिनियल सिट्टी बोलते हैं। और नर में जनन नलिका आहार नाल एक साथ युग्मित होकर एक छिद्र में खुद को अवस्कर या क्लोका बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। तो नर की क्या अपेक्षा बता रहा है कि मादा की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है एक तो। और जो पूंछ वाला भाग होता है, जैसे अपन यहाँ पे बात करें तो देखिए कि मान लो ये इस प्रकार से होता है, पूंछ वाला भाग होता है थोड़ा, ये पूंछ वाला भाग है, ये वक्रित होता है। और यहीं पे क्या होता है, एक छिद्र पाया जाता है, जिसी के अंदर क्या होता है नरजनन अंग खुलता है। उसी के अंदर आहार नाल की जो ओपनिंग होती है वो खुलती है, आहार नाल के साथ मतलब संयुग्मित होकर एक इस छिद्र में आके, कॉमन छिद्र में आके दोनों खुलते हैं, ठीक है। इसको अवस्कर छिद्र बोलते हैं, जो कई में आप आगे भी अपन पढ़ेंगे उनमें पाया जाएगा। और इसमें क्या पूंछ कंटिकाएं पाई जाती है। यहाँ पर बात करें मैथुन के लिए पेनियल सिटीज पाई जाएगी इस प्रकार से। तो वो क्या करती है, जो मादा जननांग गोनोफोर्स होता है उसको ओपन करने में मदद करती है मैथुन के समय। इसके बाद आता है मादा अपेक्षा लंबी होती है। देखो मादा की बात करें तो मादा अपेक्षा लंबी होती है, अपनी बात और सिद्धि होती है। जनन नलिकाएं एवं आहार नाल स्वतंत्र रूप से खुलती है, अवस्कर में उम्र, है ना। इसमें अवस्कर अनुपस्थित होता है, इसमें जनन छिद्र अलग होता है, और आहार नाल के जो ओपनिंग होती है वो अलग से होती है, ठीक है। जो इसकी लास्ट ओपनिंग होती है आहार नाल की वो अलग से होती है। निश्चित आंतरिक प्रयुद्ध प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। उदाहरण की बात करें तो एस केस में आंतरिक परजीवी जैसे छोटे आंत्र, लार्वा,
एक्टिफॉर्म्स और एनकाइलोस्टोमा हुक्कर्मी छोटी आंत्र में जैसे होते हैं, यूचेरिया फाइलेरिया कर्मी जेरोइज व दीपोस्ती परजीवी जो हाथी पांव रोग उत्पन्न करता है, फाइलेरियासिस रोग उत्पन्न करता है। वयस्क मनुष्य की बात करें, वयस्क मनुष्य की लसिका वाहिनी और लसिका गांठों में को संक्रमित करता है। इसकी वाहक सामान्य मादा क्यूलेक्स मच्छर है, ठीक है, जो ये संक्रमित करता है मच्छर। और फिर इसका जो एग्जाम्पल है ड्रेकनकुलस है, घिरनीकृमि इसको बोलते हैं, और मिडीनाकृमि भी बोलते हैं, फायरी सरपेंट भी बोलते हैं, दीपोस्ती होता है, और मध्य रूप से साइक्लोप्स है, इसकी दीपोस्ती होते हैं, और मध्यस्थ के रूप में ये साइक्लोप्स होता है। एंटीरोब्सियस पिनकृमि या चूनाकृमि भी बोलते हैं इसको, है ना, बड़ी आंत का परजीवी है। और ट्राइक्यूरिस चाबुककृमि आंत्र में पाता है। रेबडिटिस स्वतंत्र जीवी जो निमेटोड्स है, और इनमें एक जरायुज कर्मी भी है, जो मतलब क्या होता है, बच्चे पैदा करता है, बच्चे जैसे देता है, उसको ट्राइचिनेला है, वाउचेरिया, ये दोनों ही क्या है, जरायुज कर्मी है। तो ये इनके उदाहरण है जो इनमें किस में लार्वा पाई जाती है, इनमें प्रत्यक्ष होता है, इसमें अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है, परिवर्तन, और अप्रत्यक्ष होता है उसमें लार्वा अवस्था पाई जाएगी। तो लार्वा अवस्था में कुछ के नाम है, और इनके द्वारा कुछ जो इनके विशेष जो नाम है उनके नाम है, ठीक है। तो ये देखो एस्केरिस की बात करते हैं, तो एस्केरिस में नर और मादा, जो एस्केरिस के जो अलग अलग होता है, अपने बताया नर छोटा होता है, मादा बड़ी होती है, पहली बात तो, ठीक है। इसमें देखो ये जो जनन जो छिद्र होता है, और जो अवस्कर होता है वो ये अवस्कर, ये वाला पार्ट है, ये एरिया यहाँ पे है ना, जो आपको पीनियल सिटी दिखा रही है। और ये एक माउथ है, ये एक्सटीरियर है, ठीक है। और ये मिडिल लेटरल लाइन्स होती है बीच में इनके। और क्लोकोलेप्रेजस किसमें पाया जाता है, इसमें नर के अंदर पाया जाता है, मादा के अंदर नहीं पाया। मादा के अंदर क्या होता है, देखो गोनोफोर, ये तो जनन अंग तो यहाँ पे हो गया, और एनएस वाला अंग यहाँ पे हो गया, दोनों सेपरेट होते हैं। बाकी उसके अंदर मेल के अंदर क्या होते हैं, दोनों एक ही जो उसमें ओपन होता है, उसको अवस्कर या क्लोका बोलते हैं। इसके बाद ये हुक्कर्मी है, और ये जो एडल्ट की आई में जो पाएगा लोहा लोहा जो है वो है, और वाउचेरिया ये है, और ये जो है आपके ग्यूनिया वर्म है, जो ग्यूनिया वर्म है, जो ड्रेकुलस मेडिनेसिस बोलते हैं, और ये जो इन्फेक्शन करता है उसके बारे में बताया गया है। अब इसके बाद बच्चों दूसरा जो संघ आता है वो आता है इसमें एनेलिडा। दूसरा जो संघ आता है वो आता है एनेलिडा, आता है फाइलम एनेलिडा। ये मुखजीवी जो आर्द्र मृदा स्वच्छ जल तथा लवणीय जल में पाए जाते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं परजीवी भी होते हैं। ये शरीर लंबवत होता है इनका, बच्चों इनका शरीर जो लंबवत बेलनाकार। और बात करें कि एन्युली नामक वलीकृत खंडों से, देखो इसमें खंड पाए जाते हैं इस प्रकार से, देखो आप इसमें खंड पाई लाइनें पाई जाती हैं खंडों में, जिसको ये मेटामेट्स कहते हैं इनको। और समिति होती है, द्विपार्श्व होती है, जनन स्तर त्रिस्तरीय होता है, मतलब द्विपार्श्व समिति होती है ना, इस प्रकार से। और त्रिस्तरीय होता है, अभी तक त्रिस्तरीय चल रहा है। और नली के भीतर नली, इनका शारीरिक होता है, इनके अंदर भी नली के भीतर नली पाई जाती है, याद रखना, ठीक है। और ये विखंडी रूप से खंडित मेटामेरिक सेगमेंट में अंदर तक ये होते हैं, मतलब क्या, इनका सेगमेंट जो होता है, ऊपर लाइनें दिख रही है वो अंदर तक सेगमेंट होती है, ठीक है। और प्रत्येक सेगमेंट के अंदर अलग से जो इनके जो होते हैं ऑर्गन्स वो पाए जाते हैं। और देह गोए होती है, याद रखना, शिलोमेट प्रकार की होती है, याद रखना। अब ये शिलोमेट प्रकार की, इससे पहले वाले में शिडोसिलोमेट थी। एस्केलेमेंथेस की बात करें तो उसमें स्यूडोसिलोमेट थी, इसमें शिलोमेट प्रकार के। कुछ में अगर सिरे पर संवेदनांग युक्त सिर जो होता है उपस्थित होता है, ठीक है, इस प्रकार से। ये नेरीज का एग्जाम्पल है ना। इसके बाद इसमें और बात करें कि एनिलासन की क्या विशेषता है, तो इन्हें प्रजनन अंग के रूप में पर्सनल अंग के रूप में, मतलब गमन के लिए पेशीय पार्श्वपाद जिससे पेरापोडिया अथवा काइटिन युक्त सीटी उपस्थित होती है। कुछ जंतुओं चूसक गमन हेतु मदद करते हैं, चूसक जो पाए जाते हैं वो भी गमन में मदद करते हैं। देह बीती वैसे जैसे अपन पहले पढ़ी थी उसमें, इसमें क्यूटिकल होती है, नम और नचीली होती है। एपिडर्मिस जीवन स्तर जो बाहर की और मर्द क्यूटिकल से आवश्यक होता है, इस प्रकार से बात करें तो क्यूटिकल बच्चों नम और लचीली होती है। एपिडर्मिस के बाद जीवित स्तर जो बाहर की और मर्द क्यूटिकल स्थित करता है, एपिडर्मिस होता है। आपको पूछता है क्यूटिकल कौन स्त्रावित करता है, तो एपिडर्मिस जो होता है वो
जीवित स्तर होता है, और इसके बाहर जो होता है, जो मर्द क्यूटिकल होता है उसका स्त्राव एपिडर्मिस करता है। फिर बात करते हैं पेशी स्तर की बात करते हैं। तो इसमें दोनों वर्तुल अनुदैर्ध्य पेशियां तंतुओं का बना जो गमन में सहायक होती है ना। वर्तुल किस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से जो गोल पेशियां पाई जाती है, और अनुदैर्ध्य पेशियां मतलब इस प्रकार से जो इसको संकुचित करने में और रिलैक्स करने में मदद करती है, जो गमन में मदद करती है। इसके बाद बात करते हैं मेसोडर्म से आश्रित वास्तविक गुहा पाई जाती है, क्योंकि अपन को पता है कि इसके अंदर सिलोम जो होती है वास्तविक प्रकार की होती है। तो ये मेसोडर्म से जो आश्रित होती है उसी को तो वास्तविक देह गुहा बोलते हैं, तो वो इसमें पाई जाती है। और जो साइजोसील प्रकार की, साइजोसील का पता ही आपको, इस प्रकार से हम बात करते हैं तो ये होगी आपको एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म होती है, इस प्रकार से आश्रित होती है, इस प्रकार से पट्टों में विभाजित होती है, तो उसको साइजोसील बोलते हैं। अपने जैसे प्रीवियस जो लेक्चर में पढ़ा था शुरुआत वाले में, तो ये साइजोसील प्रकार की इनमें गुहा पाई जाती है। जो देह गुहा होती है वो पट्ट में इन प्रकार से जो मेसोडर्म से आश्रित होती है लेकिन पट्टों में विभाजित होती है। कंकाल अनुपस्थित होता है देह गुही द्रव्य हाइड्रोस्केलेटन के रूप में का, जैसे अपन ने बात की थी एस्केलमेंटीज में, जैसे जो द्रव भरा रहता है देह गुहा के अंदर वही क्या दबाव बना के रहता है, और द्रव स्टैटिक जो स्केलेटन कार्य करता है ना। तो इसी में भी क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक जो स्केलेटन का कार्य कौन करता है, वही करता है, जो द्रव अंदर भरा रहता है ना, देह गुही द्रव, वही क्या करता है इसमें हाइड्रोस्केलेटन, मतलब क्या होता है, जो कंकाल का द्रव स्टैटिक जो कंकाल उसका कार्य करता है। पाचन नाल की बात करें, पाचन नाल जो होती है पूर्ण होती है, सीधी होती है और शरीर की लंबाई में फैली हुई होती है, ठीक है। और पाचन ग्रंथियाँ जो एनिलिडा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स है वो सबसे पहले एनिलिडा के अंदर ही विकसित होती है। देखो पाचक जो ग्रंथि होती है सर्वप्रथम एनिलिडा में ही विकसित हुई है, याद रखना। इससे पहले वाले में पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती थी, याद रखना। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जो पहली बार जिसकी संग में कोई बात आती है तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि पाचक ग्रंथियों की बात करें तो पाचक ग्रंथियां एनिलिडा के अंदर ही सर्वप्रथम विकसित होती है। सबसे नम त्वचा द्वारा या त्वचीय प्रकार का ये क्यूटिनियस प्रकार का होता है। कुछ में क्लोम्स ब्रेकियल जो सबसे में पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र भी देखो इनमें बंद प्रकार का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक तो डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात है, ये दूसरा आ गया कि परिसंचरण तंत्र होता है वो भी किस प्रकार का होता है, इनमें जो बंद प्रकार का होता है ना। इनसे पहले वाले में खुले प्रकार ओपन प्रकार का ही था, इनमें बंद प्रकार। रक्तवाहिनियां वर्धिकर हृदय के रूप में कार्य करती है, तो हृदय का निर्माण सर्वप्रथम देखो कहाँ एनिलिडा में हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जो हृदय का निर्माण की बात करें तो हृदय का निर्माण भी किसमें सर्वप्रथम किसमें हुआ है, एनिलिडा के अंदर हुआ है। रक्त प्लाज्मा में घुलित हीमोग्लोबिन, जो रक्त प्लाज्मा की बात करें तो रक्त प्लाज्मा में जो घुलित हीमोग्लोबिन है जिसको एरिथ्रोक्रोरिन के कारण लाल रंग का होता है, याद रखना। इनका जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन होता है उसका नाम क्या है, एरिथ्रोक्रोरिन है। इसके कारण रक्त किस प्रकार लाल रंग का होता है, और इसमें केवल अमीबीय कणिकाएं पाई जाती है, आरबीसी नहीं पाई जाती, याद रखें एनिलिडा संघ के अंदर ना। तो एनिलिडा के अंदर बात करें तो एनिलिडा संघ का जो रक्त का रंग होता है याद रखना किस प्रकार का होता है, लाल कलर का होता है। लाल कलर क्यों होता है कि इसमें वर्णक जो हीमोग्लोबिन पाता है, जिसको इसकी वजह से इसको इरिथ्रोक्रोरिन बोलते हैं। उत्सर्जन अंग जो होता है नेफ्रिडिया होता है। सूक्ष्म नलिकाएं जो प्राशन में सहायक होती है, ये नेफ्रिडिया सूक्ष्म नलिकाएं होती है, इनके द्वारा उत्सर्जन होता है। उत्सर्जित पदार्थ को जलीय के अंदर तो मैंने बताया हमेशा अमोनिया होता है, जो थलीय होते हैं उनके अंदर क्या यूरिया हो गया, तो यूरिया भी इनके अंदर एनिलिडा के अंदर कुछ के अंदर उत्सर्जित पदार्थ होता है। इसके बाद बात करें तंत्रिका तंत्रवल्य की बात करते हैं, एक ठोसा गुच्छ युक्त दोहरी अधीरीय तंत्रिका रज्जु से निर्मित होता है। ये एकलिंगी होते हैं, या अथवा द्विलिंगी व निरीज एकलिंगी, जबकि केंचुआ जोग द्विलिंगी होते हैं। प्रयुधन अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार के ऐसे हो सकते हैं। और इनमें जो देखो उद्द विकास के दौरान अपन बात करें तो उद्द विकास का विखंडी खंडी वंश मेटामरिक जो सेगमेंटेशन पाया जाता है वो मतलब पूरे इस प्रकार से पूरे सेगमेंट। और वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, बंद परिसंचरण पाया जाता है, स्पंदनशील हृदय पाया जाता है, और है ना। ये सब का विकास जो हुआ है वो किस में हुआ, एनिलिडा में सर्वप्रथम हुआ था, देखो है ना। एनिलिडा में पहली बार विकसित हुई है। सारी की चीज़ जो मेटामेरिक खंड है, खंडीभवन है, वास्तविक देह गुहा है, बंद परिसंचरण तंत्र है, और स्पंदनशील जो हृदय है वो एनिलिडस में ही पहली बार विकसित हुआ। इससे पहले वाले के अंदर किसी के अंदर ये सारे कैरेक्टर नहीं थे, है ना।
इसके बाद आगे की बात करते हैं कि इनको जो अपन विभाजित करते हैं, इनके वर्गों की विभाजित करें तो किस प्रकार से इसको विभाजित कर सकते हैं। देखिए, इसकी सूख की उपस्थिति, मतलब जो सिटी होती है, जो गमन पाद होते हैं इनके, उसकी उपस्थिति के आधार पर इनको तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला है पोलिकीटा। पहला अधिकांश सदस्य इसमें लवणीय जल में पाए जाते हैं। अधिकांश सदस्य कहाँ लवणीय जल में पाए जाते हैं। इनमें शिरोभवन अधिक स्पष्ट होता है ना, और सूक्ष्म संख्या में अधिक पार्श्व पादप उपस्थित होते हैं जो गमन में सहायक होते हैं, है ना। पार्श्व पादों पर जो क्या होते हैं, सिटी उपस्थित होती है जो गौन में इनमें सहायक होती है। और प्रणाई का जैसे क्लाइटलम अनुपस्थित होता है। प्रणाई का क्या होती है, जो निषेचन के समय या अंडों के समय जो प्रजनन काल में एक विकसित होती है ना, वो इसमें सेगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं। और ये न्यूट्रिशन के लिए होती है, एग्स को न्यूट्रिशन के लिए जो डेवलप होती है, ये इनमें नहीं पाई जाती है। ये जंतु एकलिंगी होते हैं, तो जंतुओं का विकास केवल प्रजनन काल में होता है ना। एकलिंगी होते हैं और जंतुओं का जो विकास होता है केवल प्रजनन काल में। प्रयुदन अप्रत्यक्ष और ट्रोकोफोर इनकी लार्वावस्था होती है। अप्रत्यक्ष होता है मतलब क्या होता है, इसमें लार्वावस्था पाई जाती है। और लार्वावस्था का नाम क्या बताया, ट्रोकोफोर बताया। उदाहरण की बात करें, निरीज रेतकर्मी और एफ्रोडाइट, जिसको समुद्री चूहा भी बोलते हैं, वो इसमें आते हैं। इसके बाद दूसरा ओलिगोकीटा। अधिकांश सदस्य स्थलीय, कुछ जलीय भी होते हैं। शिरोभवन अनुपस्थित होता है। गमन हेतु मुख्य सूक संख्या कम और सीधे देहबुद्धि से ही उपस्थित है। पार्श्वपाद अनुपस्थित होते हैं। वहाँ तो क्या होता है, पार्श्वपादों पे सीटी उपस्थिति, यहाँ पे क्या होता है, सीटी डायरेक्ट बॉडी से जुड़ी रहती है। और पार्श्वपाद अनुपस्थित, कोकून निर्माण तो प्रणय का स्थायी रूप से विकसित होती है इसमें। जैसे अपन बात करते हैं वहाँ सेगमेंट्स में जो प्रणय का जो होती है वो जिसको क्लाइटेलम बोलते हैं, उसका निर्माण होता है। कोकून का निर्माण होता है उसमें, जो अंडे के चारों तरफ, निषेच अंडे उनके चारों तरफ वो एक कवर बना देते हैं। द्विलिंगी होते हैं और उभयलिंगी बाह्य पर निषेचन पाया जाता है। मतलब क्या होता है, द्विलिंगी होते हैं, ठीक है। उभयलिंगी बात करें तो इसमें क्या होता है, या तो बाह्य और पर निषेचन ही होगा, ठीक है। प्रयुदन जो होता है, प्रत्यक्ष लार्वावस्था अनुपस्थित, जो प्रत्यक्ष प्रयुदन होता है इसमें लार्वावस्था पाई नहीं जाती, ये सीधी सी बात है, ठीक है। उदाहरण है फेरिटिमा यूटाइफियस, उत्तरी भारतीय केचुआ, जिसको लुब्रिकस यूरोपियन कछुआ केचुआ होता है, उसको केंचुआ इस कैटेगरी में आता है। ओलिगोकीटा कैटेगरी में केंचुआ देखा होगा आपने, जो किसान का मित्र भी इसको बोलते हैं। लुम्ब्रिकस ये हो गया यूरोपीय केचुआ। द्रविड़ किस दक्षिण भारत को बोलते हैं, दक्षिण भारतीय केचुआ हो गया। ये मेगा इसको ओलेक्स, ये सबसे बड़ा जो केचुआ होता है वो है। इसके बाद हिरुडीनिया, जो आपको पता है, हिरुडीनिया नाम से पता है, जो रक्त को चूसता है अपने, ठीक, किसी जो परजीवी पे सतह से चिपक के। तो जलीय, स्थलीय, जोक और बाह्य परजीवी और रक्तहारी होते हैं। और शिरोभवन अनुपस्थित होता है। स्पष्ट शिर, नेत्र और स्पर्श का जो ग्रहण पहलू का अभाव होता है। दोनों सिरों पर चूसक उपस्थित होते हैं। पार्श्वपाद और जो सूक होते हैं अनुपस्थित होते हैं इनमें किसी प्रकार का। और प्रणय का 9वें 11वें खंडों में केवल प्रजनन काल में विकसित होते हैं। द्विलिंगी होते हैं। आंतरिक निषेचन होता है इनके अंदर। परिवर्धन अप्रत्यक्ष लार्वावस्था होती है, सॉरी परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। तो लार्वावस्था अनुपस्थित होगी ना, तो जो के खंडों की संख्या 33 होती है। हिरुडीन जो निश्चित है ना, और लार में हिरुडीन नाम का एक प्रतिस्कंदक जो एंटीकोगुलेंट होता है वो होता है इनके। तो उससे हिरुडीन से क्या होता है, जो ये जोक से क्या हिरुडीन प्राप्त किया जाता है प्रतिस्कंदक के रूप में, जो अस्थि निर्माण में भी काम आता है। इसके अलावा बात करें तो परिसर तंत्र, हिमोसिलोमिक तंत्र होता है ना। देह गुई तरल और हीमोग्लोबिन युक्त अनेक नलिकाओं में विभाजित होता है। मतलब क्या होगा, देह गुहा के अंदर क्या हीमोग्लोबिन युक्त, जो हिम का मतलब होता है रक्त, लाल रक्त, ठीक है, या आयरन युक्त रक्त होता है इस प्रकार से। और इसमें विभाजित होता है, सिलों में पाया जाता है। और मेसोडर्म जो होता है, इसको बोट्रिडियल उत्तक पाया जाता है। ये वसा का संग्रह उत्सर्जन करने में मदद करता है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों, देखो आपके हिरुडीनिया है, हिरुडेनेरिया है, सोजली जोक है, पोर्टोब्लेडेल है, स्केट चूसक है, हिरुडो ओस्टी जोक है, बोनेलिया है। समुद्री जोक नर अत्यधिक हासित होता है और ये स्थायी रूप से मादा के गर्भाशय में रहता है। बोलनी है क्या बात करते हैं इसमें। इसके बाद इसमें दूसरा जो संघ आता है बच्चों, वो आता है आपके ऑर्थोपोडा। जो ऑर्थोपोडा संघ है, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ज़्यादातर जो कीट होते हैं, ऑर्थोपोडा संघ जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें कीट सम्मिलित होते हैं। पृथ्वी पर पहचानी गई 2/3 जातियां इस संघ में सम्मिलित है। इस संघ के सभी प्रकार के आवासों में जल, थल, समुद्र में पाए जाते हैं। ये स्वतंत्र जीवी या परजीवी होते हैं। शरीर द्विपार्श्वीय रूप
से सम्मिलित त्रिस्तरीय अंग तंत्र स्तर शारीरिक संगठन होता है। और विखंडित रूप से खंडित वास्तविक देह गुहा पाई जाती है इनके अंदर। मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाई जाती है और ट्रिशिलोम भी पाई जाती है। शरीर की बात करें तो सिर, वक्ष और उदर में बंटा हुआ होता है। कुछ सदस्यों में सिर और वक्ष मिलकर सिरोवक्ष बनाते हैं। मतलब कईयों में क्या होता है, सिर और वक्ष वाला भाग दोनों जुड़े हुए होते हैं, उसको सिरोवक्ष बोलते हैं, प्रोसोमा बोलते हैं। इनके अद्वितीय लक्षण की बात करें तो इनमें जैसे यूनिक फीचर की बात, कुछ अथवा सभी खंडों में संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संधियुक्त, और इसीलिए नाम का नाम ऑर्थोपोडा पड़ा है ना, संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं। संधियुक्त उपांग पाए जाते, इस संघ का अद्वितीय लक्षण है। संधियुक्त उपांग का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो कि इनके जो पांव होते हैं वो इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। आप चाहे बिच्छू के देख लेना, चाहे किसी कीट के देख लेना, इंसेक्ट, इस प्रकार से मतलब संधियां पाई जाती है पाँव में ना, इस प्रकार से। मान लो बॉडी से जुड़ा हुआ है, ये बॉडी प्लान से, इस प्रकार से। तो इनके जो पाँव होंगे वो इस प्रकार संधि युक्त होंगे, जैसे जॉइंटेड होंगे, जैसे अपने होते हैं ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये जॉइंटेड होंगे इस प्रकार से। मान लो ये इसके, ठीक है। तो ये संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं, ये इनका एक विशेष लक्षण है। ऑर्थोपोडा का शरीर काइटिनिक बाह्य कंकाल से ढका रहता है। देखो आप चाहे किसी भी कीट को, क्योंकि ज्यादातर जो कीट होते हैं, ये सबसे बड़ा संघ है, कीट वगैरह, इंसेक्ट वगैरह सारे इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे इसके अंदर ज्यादातर जो होते हैं उनके अंदर बाह्य कंकाल से ढका रहता है। आंतरांगों के चारों ओर देह गुहा जिसमें रक्त भरा रहता है। अंतर जो अंदर अंग होंगे, चाहे किसी प्रकार के अंग होंगे, उनके अंदर जो अंग पाए जाएंगे, तो वो अंगों के चारों तरफ क्या होगी, द्रव भरा रहेगा, जिसमें रक्त भरा रहेगा, जिसको हिमोसील कहलाती है, हिमोसील, है ना। जो गुहा होगी उसके हिमोसील के, उसमें रक्त। वास्तविक देह गुहा हसित और प्रजनन अंग और उत्सर्जन अंगों गुहा तक ही सीमित हो जाती है। अब वास्तविक गुहा क्या होती है, जो देह गुहा की बात कर रहे हैं वो पाई जाती है, लेकिन उसका स्पेस है वो किससे ऑक्यूपाई हो जाता है, वो प्रजनन अंग होते हैं, जो उत्सर्जन अंग होते हैं, उससे वो घिर जाती है, इसलिए हसित प्रकार की हो जाती है। पाचनाल पूर्ण होती है, सभी प्रकार के भोजन ये खा सकते हैं। श्वसन जो होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है श्वसन संबंधी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो गिल्स, झींगा के अंदर, झींगा जो मछली होती है उसके अंदर बुक गिल्स की बात करें तो बुक गिल्स, किंग क्रेप्स होता है, वायु नलिकाएं कीट के अंदर पाई जाती है। बुक लंग्स कई बार पूछा गया, बिच्छू के अंदर होता है, द्वार संपत्ति। और वायु नलिकाएं ऑक्सीजन को सीधे ही शरीर के की कोशिकाओं तक पहुंच सकती है। इसमें किस प्रकार का होता है, देखो बच्चों कि मान लो ये शरीर है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक ओपनिंग होती है और ये वायु नलिकाएं होती है, इस प्रकार जाल पाया जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, इसका बोर्ड अधर पृष्ठ भाग से दबाव होता है, तो ये क्या हुआ, बाहर निकल जाती है, ठीक है, यहाँ से वायु। और जब वापस ये रिलैक्स होता है तो ये क्या, वायु क्या इसमें इस छिद्र के द्वारा इस बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाती है। ये वायु नलिकाओं के द्वारा सीधा ही इसमें मतलब बॉडी जो होती है वो इसमें श्वसन क्रिया होती रहती है। परिसंचरण तंत्र के जो बात करें तो परिसंचरण तंत्र जो होता है इनके खुले प्रकार का होता है, अर्थात रक्त नलिका स्थान पर रक्त पात्रों और हिमोसील में बहता है। सबसे निवर्णक नहीं पाया जाता, और जो ब्लड का रंग होता है वो किस प्रकार का होता है, रंगहीन होता है, मतलब कोई कलर नहीं, कलरलेस होता है, जिसे हिमोलिप कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, खुले प्रकार के, याद रखना ऑर्थोपोडा संघ है, हालांकि उससे एस्केलमेंथी अपन एनिलिडा की बात करें तो एनिलिडा से थोड़ा विकसित है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, मतलब कि रक्त होता है, रक्त कोटरों के अंदर बहता है, रक्त पात्रों और हिमोसील में बहता है, ठीक है, जो अंगों तक डायरेक्ट ही पहुंच जाता है। और सबसे निवर्णक इसमें पाया नहीं जाता, तो रक्त का कलर वर्णक ही नहीं पाया जाता, कलर कैसा होगा, कलरलेस होगा, रंगहीन होता है। उत्सर्जी अंग की बात करें, एंटीनेरी ग्रीन ग्रंथियां होती है इसमें, उदाहरण झींगा मछली की बात करें। कोक्सल ग्रंथि आ जाती है, उदाहरण बिच्छू के अंदर। मेल पिगी नलिकाएं की बात करें तो कीट के अंदर। जलीय जंतु में उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया के रूप में, स्थलीय जंतुओं में यूरिक अम्ल के रूप में होता है। ये बात है हमेशा याद रखना, जहाँ पर जलीय जंतु होते हैं वहाँ पर उत्सर्जित पदार्थ तो अमोनिया होता है, और स्थलीय की बात करें तो वहाँ पे यूरिक अम्ल होता है। तंत्रिका तंत्र, यह एक तंत्रिका रज्जु एक दोहरी ठोस एक गुच्छ युक्त आधारीय तंत्रिका रज्जु से बना हुआ होता है। सिर स्पष्ट होता है और उच्च स्तरीय शिरोभवन इनमें उपस्थित होता है। इसमें सरल नेत्र या संयुक्त नेत्र या श्रृंगाएं, जैसे सरल नेत्र ही पाए जाते हैं, संयुक्त नेत्र भी पाए जा सकते हैं इनके अंदर, ठीक है। संयुक्त नेत्र के अंदर क्या होती है, जो ओमेटिडिया होते हैं वो मिलकर संयुक्त नेत्र बनाते हैं। सरल नेत्र में जो होते ओमेटिडिया होते हैं वो नहीं होते, एक ही जो होता है वो लेंस वगैरह होते हैं। श्रृंगिकाएं होती है इसमें, और संतुलन पट्टी भी पाई जाती है। एक गुद्दा लूम जैसे संवेदांग भी इनमें पाए जाते हैं। प्रत्यक लिंगी होते हैं, सामान्य आंतरिक, किंतु जलीय जीवों में बाह्य प्रकार का होता है। जननों में नलिकाएं उपस्थित होती है। लैंगिक द्विरूपता इनमें पाई जाती है, नर और मादा अलग अलग होते हैं, और अधिकांश अंडज होते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल आएगा बताऊंगा, वो क्या होता है, जरायुज होता है। आप याद करो कौन सा जरायुज होता है।
है ना। इसमें परिवर्धन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का होता है। लार्वावस्था प्रत्यक्ष होगा, लार्वावस्था अनुपस्थित होगी, अप्रत्यक्ष लार्वावस्था पाई जाएगी। क्यूटिकल पंखों क्यूटिकल उपांगों और पंखों की उपस्थिति के कारण ऑर्थोपोडा संघ के जंतु अकेशुर की स्वादिक सफल स्तर प्राणी, मतलब इन क्या होता है, क्यूटिकल ही पाया जाता है बाहर, उपांग ही भी पाए जाते हैं और पंख भी पाए जाते हैं। इसका अर्थ तो पंख से उड़ सकते हैं, है ना। तो ऑर्थोपोडा के संघ के जंतु अकेशुर की जो नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके सबसे सफल प्राणी है ये। अब इनमें उदाहरण की बात करें तो कुछ क्या होते हैं, जैसे रोगवाहक भी होते हैं, कुछ इस प्रकार से आर्थिक रूप से जो महत्वपूर्ण कीट एपिस, जैसे मधुमक्खी को बोलते हैं, इससे अपन क्या शहद प्राप्त करते हैं। बॉम्बिक्स जिस रेशम प्राप्त करते हैं। लेसी पर लाख कीट, तो ये तो क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसी ऑर्थोपोडा संघ के ही ये जीव, क्योंकि इंसेक्ट है सारी सारे, ठीक है। रोगवाहक की बात करें तो रोगवाहक एनाफ्लीज मच्छर है, क्यूलेक्स मच्छर है, एडीज मच्छर है जो मलेरिया फैलाते हैं। जीवित जीवाश्म याद रखना, लिमुलस को ये राजा क्रिकेट व किंग क्रेब भी बोलते हैं। ये जीवित जीवाश्म बोलते हैं इसको। द्विचारी पिंडक टिड्डी जो लोकुस्ट है, जैसे अभी टिड्डी होती है, वो भी ये जो फसल का नुकसान कर देती है। अन्य प्रकार की जो तितली है, बिच्छू है, झींगा है, मकड़ी है, साइक्लोप है, सेंटिपीड है, मिलीपीड है, पेरीपेटस है इत्यादि इस वर्ग में या इस संघ में सम्मिलित है। देखो ये आपकी होगी लोकुस्ट जो टिड्डी है, ये बटरफ्लाई होगी, और ये बिच्छू है, ये प्रॉन है, ठीक है, झींगा मछली है। और इस कीटों के जो बात करते हैं मुखांग किस प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। अलग अलग में अलग इसकी संघ के अंदर क्या होता है, जो मुखांग होते हैं अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। काटने चबाने तो टिड्डी, तिलचट्टा, दीमक व कैटरपिलर, ये ठीक है। भेदने तथा चूसने हेतु मच्छर, पिस्सू, शीशी मक्खी, इस प्रकार से। चबाने तथा लिपेंगे तो मधुमक्खी में पाते हैं। स्पॉन्जी प्रकार के घरेलू मक्खी के अंदर पाते हैं। साइपन प्रकार के तितली मौत में पाए जाते हैं। और पेशियाँ रेखी तो ऐच्छिक प्रकार की ऑर्थोपोडा प्रथम बार विकसित होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पेशियाँ पाई जाती है इनके अंदर, जो उपांग बात करें उनके पेशियाँ पाई जाती है, उनकी ऐच्छिक प्रकार की होती है। ऐच्छिक प्रकार मतलब आपको पता है इनकी इच्छा अनुसार ही कंट्रोल में होती है। तो ऑर्थोपोडा में प्रथम बार विकसित होती है। ये भी क्वेश्चन यहाँ बन सकता है ना। क्यों क्वेश्चन वहां से बनता है जो उस संघ के अंदर जो विशेष लक्षण होता है, जो वहां से शुरुआत होती है, जो उसके अंदर पाया जाता है और दूसरे के अंदर नहीं पाया जाता है, या उसके अंदर विकसित हुआ हो पहली बार, तो इससे क्वेश्चन ये बनता है। तो इसमें याद रखना बच्चों, इस प्रकार से आपको याद रखना है। संधियों की उपस्थिति के कारण पेशियां जो होती है, पेशियां प्रत्येक और गठरों के रूप में इनमें पाई जाती है। अब इसके अंदर इसका जो देखो वर्गीकरण की बात करते हैं तो इसको 7 जो वर्ग है उसमें अंदर वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। ऑर्थोपोडा के वर्गीकरण की बात करें, ऑर्थोपोडा को 7 वर्गों के अंदर विभाजित किया गया है। देखो पहला जो आता है आपके, वो आता है, पहला जो वर्ग आता है वो आता है मीरोस्टोमेटा आता है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। तो मीरोस्टोमेटा की बात करें तो इसमें देखो ये आदिम जलीय ऑर्थोपोडा है। आदिम मतलब पुराने प्रकार के ऑर्थोपोडा है। श्वसन इसमें देखो यार बुक लंग्स के द्वारा होता है, बुक गिल्स के द्वारा होता है, याद रखना। मिस्टोस्टोमेटा की बात करें तो इनमें श्वसन किसके द्वारा होता है बच्चों, बुक गिल्स के द्वारा होता है। उत्सर्जन कोक्सल ग्रंथियों के द्वारा होता है ना। और आप इस प्रकार मीरोस्टोमेटा क्या पूछ सकते हैं, मीरोस्टोमेटा के अंदर श्वसन की किसके द्वारा होती है, बुक गिल्स के द्वारा होती है। उत्सर्जन कोक्सल ग्रंथियों के द्वारा होता है। प्रयुधन लार्वावस्था उपस्थित होती है ना, लार्वावस्था उपस्थित होती है इनमें। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है, लिमुलस, जिसको अपन जीवित जीवाश्म में किंग क्रेब या होर्सू क्रेब भी इसमें बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है एरे ऑक्टोपोडा या एरेकनिडा, जिसको बोलते हैं भोजन पकड़ने से उसमें चेलसरी और पेडिपल्स नामक के 2 जोड़ी उपांग एवं 4 जोड़ी पाद शिरोवक्ष पर स्थित उदर उपांग रहित होता है। मतलब क्या होता है इसमें की बात करें, बिच्छू को आप एक नए ऑक्टोपोडा को बात करें तो ऑक्टोपोडा को आप बिच्छू में रखते हुए आप ध्यान रखते हुए पढ़ो, क्योंकि बिच्छू सबने देख रखा है। तो इसमें देखो क्या होता है, भोजन को पकड़ने के लिए आगे चेलसरी और पेडिपल्स नामक 2 मुखांग पाए जाते हैं, ठीक है, ये हो गए मुख्य ऊपर। और 4 जोड़ी शिरोवक्ष, क्यों इसमें क्या होता है, सिर और वक्ष होता है, वो अलग अलग नहीं होता, इसको शिरोवक्ष बोलते हैं। और उस पर ही क्या होते हैं, उस पर क्या होते हैं 4 जोड़ी पाद जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और उदर वाले भाग होता है, जो पीछे वाला भाग होता है पेट वाला, उस पर किसी प्रकार के उपांग नहीं पाए जाते हैं। श्वसन जो होता है वायु नलिकाओं के द्वारा होता है, और बुक लंग्स के द्वारा भी होता है, क्योंकि अपने पिता बिच्छू के अंदर बुक लंग्स के द्वारा होता है ना। उत्सर्जन कोक्सल ग्रंथि के द्वारा होता है, और मेल पे की नलियों के द्वारा भी होता है। प्रयोदन जो होता है प्रत्यक्ष प्रकार का होता है, इसका मतलब लार्वावस्था नहीं पाई जाती। इसमें बात करें तो पहले मिनीयस और बिच्छू
जैसे ये जरायुज है, अंतिम खंड में टेल्सन और डंक भी कहलाता है। याद रखना, अंतिम खंड में आपको पता है ना डंक पाया जाता है और जरायुज है। मैंने क्या कहा था, जो बिच्छू है अपने जैसे बच्चे पैदा करता है, अंडे पैदा नहीं करता। मैंने वहाँ पे बताया था कि इसमें एक जरायुज भी है। जरायुज कौन सा है, ये ही है ना, मेले पनीस जिसको बोलते हैं। दूसरा आता है इसमें लाइकोसा है या एजेलेना मकड़ीज को बोलते हैं, और टिक्स है, माइट्स है, ये भी ऑक्टोपोडा के अंदर आते हैं। तो तीसरा संघ की बात करते हैं, तो तीसरे संघ की बात करें इसके अंदर, सॉरी तीसरे वर्ग की बात करें, इसमें आता है क्रिस्टेसिया। बाह्य कंकाल इनमें पाया जाता है ना, कैल्शियम लवणों, काइटिन और कैल्शियम कार्बोनेट से जो बना हुआ कठोर जो कंकाल पाए जाते हैं केरोपस बोलते हैं, केरोपेस बोलते हैं। देह सिरोवक्ष उदर में बंटी होती है। देह की बात करें, सिरोवक्ष उदर मतलब क्या होते हैं, आगे वाले दो भाग होते हैं, सिर और वक्ष जुड़े होते हैं, उदर होते हैं वो इस प्रकार से, मतलब दो दो भागों में बंटी हुई है। सिर वक्ष और उदर में नहीं होता, सिरोवक्ष, सिरोवक्ष मतलब सिर और वक्ष वाला भाग एक होता है, उदर वाला एक होता है। तो इस प्रकार दो भागों में अपन बोल सकते हैं। देह हुआ, और श्रृंगा दो जोड़ी होती है, ऊपर जो श्रृंगाएं पाई जाती है जो स्पर्शग्राही होती है। प्रत्येक खंड पर एक जोड़ी द्विशाखित चिमटीनुमा तैरने और पोषण प्राप्ति हेतु उपांग उपांग पाए जाते हैं। इनके जो खंड होते हैं, प्रत्येक खंड पर क्या होते हैं, द्विशाखित चिमटीनुमा मतलब चिमटी के समान, और तैरने और पोषण प्राप्ति हेतु उपांग उपांग उपजते हैं। सबसे सामान्य सतह गिल्स की दौड़ता है। हीमोसाइनिन नामक श्वसन वर्णक इनमें रक्त में प्लाज्मा घुले होते हैं। उत्सर्जन ग्रीन ग्रंथियों के द्वारा होता है, याद रखना। परिवर्धन जो होता है अप्रत्यक्ष, और इनका जो लार्वा होता है उसको नाप्लियस एवं जोइया लार्वा बोलते हैं, याद रखना। उदाहरण की बात करें तो इनके देखो, कंकाल की बात करें तो आप देखो कि झींगा मछली, ऊपर डायग्राम भी दिया है, पेलिमोन्स को बोलते हैं। और कैंसर केकड़ा, कैंसर और जो केकड़ा बोलते हैं, यूपेगुरस साधु केकड़ा, डेफनिया जलपिसु अनिषेक जनन इसमें पाया जाता है। और साइक्लोप्स 100 पत्नियों का पत्ती बोलते हैं इसको, 100 पत्नियों का पत्ती बोलते हैं साइक्लोप्स का। इसमें एक नेत्र होता है, हृदय अनुपस्थित होता है, ठीक है। और हृदय अनुपस्थित होता तभी ये 100 पत्नियों का पत्ती बन सकता है। पता ही इसका फंडा याद रखना कि जब हृदय होता है तो 100 पत्नियाँ कैसे झेलेगा, इसमें हार्ट ही नहीं होता, इसलिए क्या 100 पत्नियों को पत्नियाँ साइक्लोप्स को बोलते हैं। एस्टेकस क्रे मछली बोलते हैं इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट जो इसमें वर्ग आता है, डिप्लोपोडा आता है। डिप्लोपोडा, और डिप्लोपोडा की बात करें तो शरीर कर्मी समान एवं शीर वक्ष से उदर में विभाजित होता है, कीड़े की समान होता है, शीर वक्ष उदर। प्रत्येक खंड में दो जोड़ी टांगे उपस्थित होते हैं, विशेल नखर उपस्थित, उत्सर्जन मेन नलिका होता है, जुलस या शस्त्रपाद या मेलिपीड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें शरीर कर्मी के समान होता है, लेकिन सिर भी इसमें दिखेगा, फिर वक्ष भी दिखेगा और उदर भी दिखेगा, विभाजित होता है। और इनके जो प्रत्येक खंड होते हैं उसमें दो जोड़ी उपांग पाए जाएंगे, है ना, दो जोड़ी टांगे पाई जाएगी। और विशेल नखर भी इनमें विशेल नखर अनुपस्थित होते हैं। उत्सर्जन मेल पिग नली को, तो इसमें जुलिपस सहस्त्रपादी या मेली सहस्त्रपादी मतलब क्या होते हैं, है ना, सहस्त्रपादी होते हैं। इसमें बहुत सारे जो पाद होते हैं, और मिलीपीड भी इसको बोलते हैं। चिलीपोडा जो अगला वर्ग है, कर्मी समान शरीर सिर एवं धड़ में विभाजित होता है। प्रत्येक शरीर खंड पर केवल एक ही जोड़ी टांगे होती है। विशेल नखर उपस्थित होते हैं इनके अंदर। चिलोपोडा के अंदर मेल पिग उत्सर्जन नलिकाओं के द्वारा मेल पिग नलिकाओं द्वारा उत्सर्जन होना। इसका लोपोडा सतपादी कन खुजूरा, जिसे विशेल पंजो युक्त भी होता है, कन खुजूरा जिसको अपन, है ना, तो इसमें विशेल पंजो युक्त भी होता है। और मेल पिग में उत्सर्जन होता है, विशेल नखर भी उपस्थित होते हैं। और प्रत्येक खंड पर केवल एक जोड़ी पाद टांगी पाई जाती है। अपन डिप्लोपोडा की बात है, डिप्लो में क्या था, दो जोड़ी टांगे पाई जाती प्रत्येक खंड में, ठीक है। और विशेल नकर अनुपस्थित, इसमें विशेल नकर उपस्थित है चिलोपोडा में। उत्सर्जन उसमें भी मेल पिग नलिका होता है, इसमें भी मेल पिग नलिका होता है। इसमें स्काइलोपेड्रा एग्जाम्पल है, वहाँ पे जुलूस था या मिलीपीड था। अब आता है जो नेक्स्ट आता है, वो आता है इसमें इंसेक्टा। इंसेक्टा मतलब क्या होता है, जो 75% जो इसमें जो जीव होते हैं वो इंसेक्टा कैटेगरी के ही होते हैं, ठीक है। 75% की बात करें तो 75% देह सिर वक्ष उदर में विभाजित होता है। सिर पर एक जोड़ी श्रृंगा, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र मुखांग उपस्थित होते हैं। इसको आप ध्यान में रखते हो, आप किसी भी कीट को, मक्खी मच्छर को आप याद रख के कर सकते हो, ठीक है। सिर भी होता है उनका, वक्ष भी होता है, उदर भी होता है। एक जोड़ी श्रृंगा, आगे देखो मक्खी की बात कर लें चाहे, उनमें और संयुक्त नेत्र और मुखांग उपस्थित होते हैं। वक्ष पर 3 जोड़ी पाद वक्ष पर पाए जाते हैं, याद है ना, एक तथा 2 जोड़ी पंख होते हैं, है ना। तो वक्ष वाले भाग में क्या 3 जोड़ी पाद होंगे, ठीक है, 3 जोड़ी मतलब टोटल 6 पाद होंगे, ठीक है, 3 जोड़ी पाद होंगे। और एक जोड़ी या 2 जोड़ी पंख भी होते हैं, वक्ष वाले भाग पे पाए जाएंगे। अपने मक्खी को याद में रख के देख लो, ठीक है। उदर भाग की बात करें तो उपांग अनुपस्थित होते हैं।
और श्वसन वायु नलिकाओं द्वारा होता है। कीटों के अंदर पर पढ़ा है कि श्वसन वायु की नलिकाओं के द्वारा ही होता है। और उत्सर्जन की बात करें तो मेल पिग नलिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, इसको उपवर्ग में भी डिवाइड किया गया है। उपवर्ग में भी डिवाइड किया गया है। एक तो आता है इसमें टेरिकोटा, जो पंख वाले कीट है ना। और पंख एप्टेरिकोटा, जिसमें पंख नहीं पाए जाते वो। तो पंख वाले जो कीट है वो कौन कौन से, बोम्बेक्स है जिसको ब्रेसम कीट बोलते हैं, एपिक्स है जिसको आपके मधुमक्खी मच्छर है, और केलोटर्मिस है दीमक जिसे सामाजिक कीट बोलते हैं, टेरोकीडा टेकारिडा लेका लेसिपर लेका लाह का कीट है इसको, और पेरीप्लेनेटा तिलचटा इसको बोलते हैं वो भी आपको पता है इसमें इंसेक्ट में आता है, और वो टेरिगोटा के अंदर और उपवर्ग के अंदर आता है। मस्का नेबुला भारतीय घरेलू मक्खी और मेडिबल स्वीन होती है इसमें, और लोकस्टा जिसको टिड्डी यूथचारी पीड़क भी बोलते हैं। और एप्टेरिगोटा के अंदर जो पंख विहीन जो कीट है कौन कौन से, पेडिकुलस जिसको जू बोलते हैं ना, और श्राइमेक्स जो खटमल बोलते हैं, और लेप्सीमा जिसको रजतमीनिया पुस्तक कर्मी बोलते हैं, और जिनोप्सिला चियोप्सिस चूहा पिस्सू बोलते हैं इसको, और जो प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस अथवा यर्सिनिया पेस्टिस नामक रोग को फैलाता है कौन, ये जो चूहा पिस्सू होता है ये। ठीक है, चूहे के ऊपर पाया जाता है ये, इस प्रकार से। तो ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें जो वर्ग बच जाता है बच्चों, वो लास्ट में बच जाता है ओनाइकोफोरा। इसमें पेरीपेट्स, इसमें घुमखड़कर्मी, वॉकिंग वो बोलते हैं, एनिडा तथा ऑर्थोपोडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत, ये ऑर्थोपोडा और जो एनिडा है, ऑर्थोपोडा तो अपन पढ़ रहे हैं, एनिडा से पहले वाला जो संघ था उसके पढ़ रहे हैं, इसके दोनों के बीच की योजक कड़ी है। ठीक है, योजक कड़ी मतलब दोनों के ही गुण इसमें पाए जाते हैं, एनिडा तथा और ऑर्थोपोडा के बीच की योजक कड़ी। कुछ जो लक्षण होते हैं इसके एनिडा के होते हैं, कुछ ऑर्थोपोडा, दोनों के बीच की योजक कड़ी मानते हैं। और इसको जीव जीवा उत्सर्जन नेप्रिडिया होता है, पेरीपेटस। ठीक है, पेरीपेटस अभी मैं डायग्राम दिखाऊं किस प्रकार का होता है। देखो ये लिमुलस जिसको जीव जीवाश्म बोलते हैं, ये क्रेब है जो केकड़ा है, और ये स्पाइडर मकड़ी है, ये साइक्लोप्स है, ये सेंटिपिड है। ठीक है, और ये मिलीपिड है, और ये पेरीपिटस है जिसको आप अभी बता था, जो एलिनिडा और ऑर्थोपोडा के बीच की योजक कड़ी होती है ना ये और ये पेडिकुलस है, ह्यूमन हेड हाउस जिसको जू बोलते हैं, ये है। और बेडबग है, और ये टेस्ट फ्लाई डिप्टेरा है, वेक्टर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो मक्खी की प्रजाति है ये। इसके बाद बच्चों जो संघ आता है वो आता है आपके, जो नेक्स्ट जो संघ आता है बच्चों वो आता है संघ मोलास्का, फाइलम मोलास्का। ठीक है, ये जंतु जगत का सबसे दूसरा बड़ा संघ है। जैसे आपको बात बता दूं मैं आपको कि अपने ऑर्थोपोडा संघ का सबसे बड़ा संघ था, और दूसरा जो सबसे बड़ा संघ है वो कौन सा है, वो कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलास्का है। इनमें कोमल शरीर कवच युक्त जंतु सम्मिलित है। इनके अंदर क्या होता है, शरीर तो कोमल होता है, ऊपर क्या होता है, कवच पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से कवच पाया जाता है, अंदर क्या, तो शरीर क्या होगा, कोमल होगा। इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से ये माउथ होता है, ये मस्कुलर पाद पाए जाते हैं, ऊपर क्या कवच पाया जाता है, कठोर कवच पाया जाता है, और इस प्रकार से। और इनका दूसरा सबसे बड़ा संघ है कोमल, लेकिन कवच युक्त होता है, जंतु सम्मिलित है। मोलस्का जंतु समुद्री और शवजलीय तथा स्थलीय आवासों में ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके संघ का अध्ययन मेलेकोलॉजी बोलते हैं, याद रखना। जो मोलास्का संघ के अध्ययन का जो विज्ञान है उसको मेलेकोलॉजी बोलते हैं। इस संघ के जंतुओं कवचों का अध्ययन कॉन्कोलॉजी बोलते हैं। कवकों का कवच होता है बाहर, जो कवच पाया था उसके अध्ययन को कहते हैं, किस प्रकार का होता है, किसे बना होता है उसका अध्ययन करते हैं, तो संघ के जंतुओं का उसको कॉन्कोलॉजी बोलते हैं। किस बन सकता है तो याद रखना। सामान्य जंतु द्विपार्श समिति वाले थे, है ना, बायलेटरल सिमेट्री पाए थे। कुछ वर्दी के दौरान ऐंठन का द्वितीय रूप से असमित भी हो जाते हैं। वैसे तो बायलेटरल होती है, लेकिन क्या होता है कई बार इनके ऐंठन की वजह से क्या होता है असमित एसिमेट्रिकल भी होते हैं। ये त्रिस्तरीय होते हैं, और शारीरिक संगठन अंगतंत्र का होता है। इस अखंडित विभिन्न आकृतियों वाले उसे नियोपाइलिना अपवाद स्वरूप खंडित होता है, जैसे, है ना। तो इसमें कुछ में खंड भी पाए जा सकते हैं, और
अखंडित होते हैं। वैसे मुख्य रूप से अखंडित होते हैं और विभिन्न आकृतियाँ हो सकती है, लेकिन जैसे इसमें नियोपाइलिन है ये खंडित होता है, मतलब सेगमेंटेड होता है। और शरीर कैल्शियम कवच से ढका रहता है। शरीर जैसे 3 भाग होते हैं, सिर होता है स्पर्श संवेदी, स्पर्श नेत्रों के साथ होता है, इस शरीर होता है, हेड होता है, सिर होता है। शरीर 3 भागों से मिलकर बना होता है। हेड होता है, सिर होता है, वो स्पर्श संवेदी, स्पर्शक पाद, स्पर्श संवेदी, स्पर्शक और नेत्रों के साथ में होता है। अंग तंत्र युक्त पृष्ठीय अंतरांग इसमें उपस्थित होते हैं, विसरल हम पाई जाती है। और पर्सनल हिंदू आधारीय पेशीय पाद पाए जाते हैं, मस्कुलर फूट भी पाए जाते हैं, जैसे मैंने बताया तो डायग्राम बनाया था उसमें मस्कुलर फूट पाए जाते हैं। और विसरल हम पाई जाती है, इसके अंदर क्या होते हैं, सारे के सारे जो अंतरांग होते हैं वो पाए जाते हैं। त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत अंतरांग के ऊपर एक अतिवर्ती प्रवार मेंटल बनाती है। जैसे इसमें बात करें कि त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत, त्वचा की जो नरम स्पंजी परत होती है वो एक स्त्रावित करती है अंतरांग के ऊपर, जो है ना, अंतरांग के ऊपर एक अतिवर्ती प्रवार या मेंटल बनाती है। मेंटल एवं देह गुहा के मध्य मेंटल गुहा उपस्थित होती है। अब मेंटल है जो प्रवार बनी है, अतिवर्ती बनी है, मैंने क्या बताया कि त्वचा की जो स्पंज परत होती है आंतरांग के ऊपर एक स्त्रावन करती है, स्त्रावित करके एक अतिवर्ती और बनाती है, इसको प्रवार या मेंटल बोलते हैं। मेंटल देह गुहा, मेंटल और देह गुहा के जो बीच का स्थान होता है उसे मेंटल गुहा कहते हैं। मेंटल गुहा बाह्य त्वचा से द्वारा स्त्रावित होती है। मेंटल सामान्य, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो अपन ने यहाँ पे बताया त्वचा, तो मेंटल जो किससे बन रही है, ये त्वचा से बन रही है। तो इसमें क्वेश्चन ये बन जाता है कि मेंटल किसके द्वारा स्त्रावित होती है, किससे बनती है। मेंटल सामान्य बाह्य कवच स्त्रावित करता है, ठीक है। मेंटल बन गया, वो त्वचा से बनती है, और ये किसका बनेगा, फिर बाह्य कवच का स्त्रावित कौन का, मेंटल जो थी परवार थी वो बनाती है। और ये जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट और कौन की योलिन प्रोटीन से बना होता है। मेंटल किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कौन की योलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। पाचन नाल पूर्ण होती है, इसके अंदर पाचन नाल की बात करें पूर्ण होती है, और मुख गुहा से पीसने हेतु अनुप्रस्थ पंक्ति व्यवस्थित दांतों युक्त रत्नांग रेडुला पाई जाती है ना। इनमें मुख के अंदर क्या होती है, एक जैसे दांती होती है ना, उस प्रकार से पीसने के लिए, ठीक है, अनुप्रस्थ पंक्ति में लगते हैं, जो आपस में एक दूसरे को रगड़ते हैं, दांतों युक्त रत्नांग बोलते हैं इनको, रेडुला बोलते हैं, पाते हैं। गुद्दा मेंटल गुहा में खुलते से अपन बताया कि जो मेंटल जो देह है के मध्य जो मेंटल गुहा होती है, मेंटल एवं देह की बात करें तो जो बीच में जो गुहा पाई मेंटल गुहा बोलते हैं। और मेंटल गुहा के अंदर ही क्या होती है, गुदा जो होती है ना, जो एनस एपरेचर होता है वो मेंटल गुहा के अंदर ही खुलता है। श्वसन सामान्य पंख नुमा जो गिल्स होते हैं जैसे टिनिडिया के द्वारा होता है, और मेंटल गुहा में ही होते हैं। ये उत्सर्जन में भी सहायक होते हैं, याद रखना। पाइला तथा पर फुफ्फुसीय कोषों द्वारा जल में गिल्स के द्वारा श्वसन होता है ना। पाइला में बात करें, पाइला स्थल पर फुफ्फुसीय, मतलब पाइला के अंदर दोनों प्रकार से होता है। पाइला के अंदर स्थल पर तो क्या फुफ्फुसीय कोषों द्वारा, और जल के अंदर गिल्स के द्वारा होता है, याद रखना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो पाइला इस संघ का जो जीव है, तो उसमें क्या होता है, यदि स्थल पर रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, फुफ्फुस या जो लंग्स होते हैं, है ना, लंग्स जो कोष चैम्बर होते हैं, फुफ्फुस ये कोषों के द्वारा होता है, और जल में ये गिल्स के द्वारा करता है। परिसंचरण तंत्र में बच्चों देखो खुले प्रकार का होता है। अभी तक अपन और थोड़ा बाद भी अपने संघ में आ गए, लेकिन यहाँ पर भी जो परिसंचरण तंत्र है एनिलिडा में बंद प्रकार का है बाकी, और अभी तक देखो जो है वो किस प्रकार का है, परिसंचरण खुले प्रकार का ही होता है, जिसमें धड़कन युक्त पृष्ठीय हृदय एवं कुछ धमनियाँ पाई जाती है, जो कि रक्त कोटरों अथवा ब्लड जो साइनस होते हैं में खुलती है। मतलब क्या होती है, कुछ पृष्ठीय हृदय और कुछ धमनियाँ पाई जाती है ना। लेकिन क्या होता है, ये सीधा का सीधा क्या, रक्त जो है ये जो होता है वो पात्र जो साइनस होते हैं, रक्त कोटर होते हैं, उनमें खुलता है। सिपेलोपोडा में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसका संघ होगा उसमें अपन बात करें। बंद प्रकार परिसंचरण आपको पूछ ले इसमें से कौन सा है, तो सिपेलोपोडा के अंदर इसका जो वर्ग आएगा उसके अंदर बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है। रक्त में सामान्यतः कॉपर युक्त नीला श्वसन वर्णक, याद रखो इसमें किस प्रकार का नीला जो ब्लड होता है, नीला हिमोसाइनिन जिसको बोलते हैं, वो पाया जाता है ना। इनमें बात करें तो सिपेलोपोडा बंद प्रकार का परिसंचरण पाता है। रक्त में सामान्यतः इनमें जो कॉपर युक्त नीला श्वसन वर्णक पाया जाता है, याद रखना। किस प्रकार का पाया जाता है, नीला श्वसन वर्णक पाया जाता है, जिसको हिमोसाइनिन पाया जाता है। देह गुहा अत्यधिक हासित होती है, यह केवल हृदय के चारों ओर जननांगों तथा उत्सर्जन अंगों तक ही सीमित होती है। देह गुहा होती है वो किस प्रकार की होती है, हासित होती है,
देह गुहा होती है, ये केवल हृदय के चारों ओर और जननांगों उत्सर्जन अंगों तक सीमित है। मतलब क्या होती है, ये जो जनन अंग वगैरह होते हैं इनसे क्या होती है, इसका स्थान घेर लिया जाता है, तो बहुत ही कम होती है। अंतरांग मध्य अवकाश में रक्त भरा था, हिमोसील कहा जाता है। तो अंतरांग है तो इसमें क्या खुले प्रकार का होता है, तो रक्त कहता है सीधा सीधा अंतरांगों के जो होते हैं अंतरांग होते हैं उन पर ये उनके चारों तरफ पाया जाता है। तो ये खुले प्रकार पर इनको हिमोसील कहते हैं, जो रक्त होता है उसको हिमोसील जो अवकाश है उसको। उत्सर्जन तंत्र एक तथा दो जोड़ी वक्रों के द्वारा होता है। देखो यहाँ पर वक्र आ गए हैं बच्चों, जो इनको जो कि केबर के अंग या बोजेनस के अंग भी कहलाते हैं ना, यहाँ पर जो वक्र पाए जाते हैं उत्सर्जन के लिए। जो अपन मोलास्का की बात करें तो एक जोड़ी वक्र, एक या दो जोड़ी वक्र जो किडनी होती है ना, उसको पाई जाती है, मतलब वैसे विकसित नहीं होती, लेकिन नाम वक्रों का दिया गया इसमें। और के इनको केबर के अंग या बोजेनस के अंग भी बोलते हैं। वो ये वक्र मेंटल गुहा में खुलते हैं। उत्सर्जित पदार्थ देखो अमोनिया होगा जो इस जल में होंगे, और स्थलीय होंगे यूरिक अम्ल होता है। तंत्रिका तंत्र तीन जोड़ी गुच्छिकाओं या संयोजित तंत्रिकाओं से बना होता है। ये इसमें बात करें तो इसमें निम्न प्रकार के संवेदनांग उपस्थित होते हैं। नेत्र वंत पर उपस्थित जो ओमेटोफोर कहलाते हैं, मतलब क्या होते हैं वंत पर, इसके जो नेत्रवत इस प्रकार से एक जो वरंत होता है उसके ऊपर इस प्रकार से स्थित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक जो इस ओमेटोफोर बोलते हैं इनको ना, जो वरंत होता है उसके ऊपर लगे रहते हैं। ठीक है, स्टेटोसिस्ट या लिथोसिस्ट शरीर संतुलित तो पाद में पाए जाते हैं। ठीक है, ओस्प्रेडियम रसायन गुरु या घाण संवेदक जल की भौतिक और रासायनिक प्रकृति जानते हैं, तो ये जो होते हैं संवेदनांग ये पाए जाते हैं। लिंग सामान्य पृथक व एकलिंगाश्री होते हैं, अर्थात अधिकांश अंडज होते हैं, निश्चित आंतरिक बाह्य प्रकार का होता है इनमें। और परिवर्धन की बात करें तो अप्रत्यक्ष प्रकार तो मतलब सामान्य ट्रोकोफोर लार्वा अवस्था, मतलब अप्रत्यक्ष तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, लार्वा अवस्था पाई जाएगी। और इनके अंदर जो होता है जो लार्वा होता है वो ट्रोकोफोर लार्वा होता है। कुछ में जैसे ग्लोचिडियम लार्वा भी पाया जाता है, जैसे यूनियो के अंदर आपको पूछ लिया भाई यूनियो के लार्वा का नाम क्या है, उसका नाम ग्लोचिडियम लार्वा है। वेलिजर लार्वा पाइला में जो लार्वा है इसको वेलिजर लार्वा बोलते हैं, उसको इस प्रकार से इसमें कहते हैं। टेनिस की गेंद के समान जो बहुमूल्य मोती ट्राइडेक्ना नामक एवधित्यकार मोलास्का द्वारा निर्मित होता है। आपको पूछ ले इसमें देखो एक्स्ट्रा पॉइंट में दिया हुआ है कि इसमें क्या होता है मोतियों का निर्माण भी होता है। तो इसमें टेनिस के समान बात करते हैं, जो बहुमूल्य मोती जो ट्राइडेक्ना नामक औद्योतिकार मोलास्का के द्वारा ही बनते हैं। याद है ट्राइडेक्ना, ये याद रखना है, इससे मोती बनते हैं। ठीक है, टेनिस के गेंद के आकार के समान। नेक्री स्तर को मोती की जनक या मदर ऑफ पर्ल कहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट कॉन्क्यूलिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, आपको पता है मेंटल जो लेन की बात करते हैं है ना, जो नेक्री स्तर या को मोती जनक स्तर भी बोलते हैं, मदर ऑफ पर्ल भी बोलते हैं। इसके द्वारा ही क्या होता है मोतियों का जो होता है स्त्रावन होता है। तो ये अपने कैल्शियम कार्बोनेट कॉन्क्यूलिन प्रोटीन का बना होता है ये स्तर। और ये स्तर कहाँ पे पड़ा था आपको याद हो तो देखो, ये रहा, आपको ये वापस याद दिलाता हूँ। ये रहा मेंटल बाई कवच होता है, ये कवच कैल्शियम कार्बोनेट कॉन्क्यूलिन स्टर का बना हुआ होता है। तो यही क्या होता है मोती का जो स्थान होता है वो करता है। मोलास्का कवच और फूट और तंत्रिका तंत्र की जब उपस्थिति के आधार पर बात करें 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से हैं देखो, इसमें पहले से अपन डायग्राम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखो ये तो है नियोप्लिना, ठीक है, और ये है इसके फोड़ा, जिसको डेंटिली में बोलते हैं। ठीक है, ये दांत के समान होता है देखो इस प्रकार से। और इसके बाद ये है पाइला है, और ये चिटोन है, और ये यूनियो है, और ये ऑक्टोपस है जिसको आप जानते हो। ठीक है, इस प्रकार देखा ऑक्टोपस भी मोलास्का के अंदर ही आता है, जो जलीय जीव होता है। इसके बात करते इसका जो वर्गीकरण की बात करें, इसमें देखो वर्ग कितने गए हैं। तो इसमें जैसे बात करें 7 जो वर्ग है, जो 6 वर्गों में विभाजित किया है, किसके आधार पर विभाजित किया था ना, जैसे अपन ऊपर ने पढ़ा था अपन ने कि इसको मोलास्का में कवच, फूट है ना, कवच किस प्रकार का होता है, पाद किस प्रकार के होते हैं, तंत्रिका तंत्र गिल्स किस प्रकार के होते हैं, उसके आधार पर 6 वर्गों के अंदर इसको विभाजित किया गया है। तो ये कौन कौन से ऐसे देखते हैं। पहले तो आता है मोनो प्लेकोफोरा है। तो इसमें क्या होता है मोनो प्लेकोफोरा है, ये जो वर्ग के जो जीव होते हैं ये क्या होते हैं लवणीय होते हैं। एनिलिडा और मोलास्का दोनों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। याद है मोनो प्लेकोफोरा, इसका एग्जाम्पल है नियो पिलाइना है। तो ये जीवा से बोलते हैं, याद रखना। तो इसमें आपको पूछ ले भाई किसके, देखो नियोप्लिना को बोलते हैं है ना एनिलिडा मोलास्का के बीच की योजक कड़ी, क्योंकि दोनों ही इसमें एनिलिडा और
एलिडा मतलब बॉडी क्या सेगमेंटेड होती है, इसमें खंडित होती है, इसलिए इसमें एलिडा के समान लक्षण पाए जाते हैं। और जल में यदि पाया जाता है तो मोलास्का के समान इसमें लक्षण पाए जाते हैं। तो नियोपिलाइना को जिसको जीवित जीवाश्म बोलते हैं, ये एनेलिडा और मोलास्का के बीच की योजक कड़ी है। इसको अब इसमें पढ़ते हैं। मोनोप्लेकोफोरा है, तो मोनोप्लेकोफोरा के क्या क्या लक्षण है बच्चों? ये लवणीय जल में पाए जाते हैं, जैसे मतलब एनेलिडा और मोलास्का के बीच की योजक कड़ी होते हैं। लक्षण बाद नेफ्रिडिया युक्त होते हैं और एकमात्र खंडयुक्त मोलास्का है। जैसे खंडयुक्त है इसलिए इसको क्या एलिडा के समान माना गया है। और कवच एक कपाटी गुम्बदाकारी होता है। कवच होता है पूरा पूरा एक कपाट बना होता है और गुम्बद के समान होता है। तो इसका नियो बिलाइना इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद जो बात करते हैं पोलीप्लेकोफोरा एम्फीन्यूरा, जिसके बाद पूर्ण समुद्री जीव होता है ये। और कवच होता है बहुकूटपादी होता है और पष्टी प्लेटें इसमें उपस्थित होती है ना। और इसके काइटिन या कीटोप्ल्यूरा इसका एग्जाम्पल है। समुद्री माइका या समुद्री चूया भी इसको बोलते हैं। जो नेक्स्ट जो इसमें आता है स्केफोपोडा वर्ग आता है, वो पूर्ण समुद्री होता है। कवच हाथीदांत के समान नलिकाकार दोनों सिरों पर खुला होता है, एक कपाटी होता है। ठीक है, पूरा पूरा एक कपाटी होता है। उदाहरण डेंटिलिम से मिला हाथीदांत कवच जंतु कवच, जैसे अपने डायग्राम में देखा था, है ना। तो इसके बाद गेस्ट्रोपोडा सोच जलीय होते हैं, जलीय आर्द्रता या मर्दावासी होते हैं। कवच वर्तुलाकार रूप में कुंडलित होता है, एक कपाटी होता है पूरा पूरा, जैसे पाइला है। जो सेब घोंगा भी बोलते हैं। डोरिस है समुद्री नींबू बोलते हैं। एलिसिया समुद्री खरगोश बोलते हैं। टर्बिनेला शंख बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद प्लेनाबिट्स स्थलीय घोंगा भी बोलते हैं। लिमनिया स्थलीय घोंगा भी इसको बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें वर्ग आता है वो आता है आपके पेलिसिपोडा। सौ जलीय तथा समुद्री जलीय होते हैं। कवच पृष्ठ सतह से जुड़े हुए दो गतिशील कपाटों युक्त होता है, मतलब द्विकपाटी होता है। जैसे यूनिया सौ जलीय शीप है। टेरिडो जहाजकर में पिंकटेडा पर्ल ऑयस्टर है। इसके बाद सिफेलोपोडा बड़े समुद्री जंतु जो बड़े कसुर समान नेत्र उपस्थित होते हैं, सिफेलोपोडा। कवच आंतरिक, है ना। कवच आंतरिक कवच की बात करें, आंतरिक सीपिया में अंदर पाया। बाह्य नोटिलस के अंदर अनुपस्थित। ऑक्टोपस के अंदर कवच पाया नहीं जाता। इसमें बंद परिसंचरण पाया जाता है। सूक्ष्म के लिए शाही ग्रंथियां पाई जाती है, का मुक्त होता है। लार्वा अनुपस्थित होता है इनके अंदर। जैसे अपने ऑक्टोपस की अपने जैसे अपन देखते हैं ऑक्टोपस के अंदर क्या होता है बच्चों, कि इसमें क्या होती है, सुरक्षा के लिए शाही ग्रंथि पाई जाती है। जब भी इसके पास कोई शिकार के लिए आता है तो उसको ये शाही का स्त्राव करता है, जिससे वो पानी गुदला हो जाता है, ये भग जाता है। कौन? ऑक्टोपस। तो इस प्रकार से तो ऑक्टोपस इसको देखो, प्रेत मछली इसकी 8 भुजाएं होती है। शीप या इसको कटल फिश जो 10 भुजाएं होती है। लोलिगो स्क्विड दैत्यान्ग अनुपस्थित होते हैं। ऑर्किट्यूथिस विशाल का स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी है, ये याद रखना। ये अकशेरुकी सबसे बड़ा जो अकशेरुकी है नॉन वर्टिब्रेट्स है, वो कौन सा है आपके? ऑर्किट्यूथिस है, विशाल का है, सबसे बड़ा अकशेरुकी है। और नोटिलस टाइगर सेल भी इसको बोलते हैं। तो ये वर्ग थे बच्चों किसके, अपने बात करें ये सारे के सारे वर्ग थे मोलास्का के। और इसके बाद जो संघ आता है बच्चों, छोटा जो संघ आता है वो आता है इकाइनोडर्मेटा संघ आता है, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं प्रोप्सी एंटीना प्ले नीम आम इकाई है कोडेटा। तो अपन इकाई तक पहुंच गए हैं, इसमें फंडे में इकाई तक पहुंच गए थे। फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक पहुंच गए हैं। तो इकाइनोडर्मेटा की बात करें, इस संघ के सभी जो जंतु समुद्री होते हैं। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा की बात करें, इस संघ के जो सभी सदस्य होते हैं समुद्री होते हैं। सामान्यतः ये जंतु समुद्र की तली में रहते हैं और धीमी गति करते हैं। शरीर की आकृति सितारेनुमा, बेलनाकार, ग्लोबाकार, डिस्क के समान, पुष्प के समान भी हो सकती है। वैश्य कर्ण और अरीय समिति पाई जाती है, और लेकिन लार्वा द्विपार्श्व समिति होती है। त्रिस्ती होते हैं, सत्य देहगुई पाई जाती है। इनका शारीरिक संगठन अंग तंत्र इस तरह का होता है। वास्तविक देहगुआ एंटेरोसील उपस्थित होती है इनमें। और जंतु में सिर अनुपस्थित होता है, याद रखना इनके अंदर। त्वचा के भीतर कैल्सिकत प्लेटों का बना होता है। मिजोडर्मल अंतकाल उपस्थित होता है, मतलब जो त्वचा है उसके अंदर भी कांटे से पाए जाते हैं, जिसको कंटक ना या पेडिसलरी नामक सूक्ष्म रचनाएं पाई जाती है इनमें। त्वचा से पेडिसलरी नामक सूक्ष्म जो सूक्ष्म रचनाएं बाहर निकलती है, ये बंद होकर तथा खुलकर शरीर सतह पर कीचड़ उसे शौच में बनाए। तो ये जो पेडिसलरी होती है ये क्या होती है, सूर्य में साथ साथ में क्या होती है, जिसमें मान लो इनको गंदगी लग जाती है उसको भी साफ करने में से ये बंद होती है खुलती है। तो इस प्रकार से कंटैक्ट समानते हैं, मतलब एक रिलैक्स होती है और वापस कांटेक्ट होती है। उससे क्या होता है, ये तो होती है उसके जो कीचड़ हटाकर शौच बनाए में रखने में मदद करती है। इनका बहुत ही इकाइनोडर्मेटा के बच्चों विशेष लक्षण की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है, विशेष लक्षण इनका है कि इनके अंदर जल संवहन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या पाया जाता है ये बताऊंगा मैं आपको, कि इसका जो जल से भरा हुआ नाल पाद युक्त
तंत्र होता है जो इकांडोमेटा का देखो विशिष्ट लक्षण है ये। देखो इसमें होता क्या है कि ये मेड्रिपोइट है, ठीक है, ये क्या है आपके जैसे बात है मेड्रिपोराइट है, ये छिद्र होता है, इससे जल प्रवेश करता है इसमें, ठीक है, ऊपर से। और ये जो नाल तंत्र पर इन नलियों में क्या जल भरा रहता है, ठीक है। और ये एक तरफ देखो पाद दिखाएं इस प्रकार से, ये पैर होते हैं इनके, तो इन पैरों के अंदर क्या जब ये जल ऊपर से आता है इनके अंदर चला जाता है, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो यहाँ से प्रेशर से नीचे की तरफ पानी निकलता है। ये देखो ये जब कांटेक्ट होंगे, ये जो कांटेक्ट होंगे, ये जो कांटेक्ट बल्ब से आपकी आकृति दिख रही है, ये जब संकुचित होंगे जैसे पिचकारी से अपन दबा के पानी निकालते हैं, उसी प्रकार से इनसे क्या होगा, ये जो पाद होंगे, ट्यूब फूट बोलते हैं इनको, ट्यूब फूट से क्या होगा कि ये जब पानी नीचे की तरफ प्रेशर से निकलेगा, तो प्रेशर की तरफ से नीचे जब ये टकराएगा तो ऊपर की तरफ धकेला जाता है। तो ये इसी से आपने जैसे जो मछली को, तारा मछली जो होती है अपन बात करते हैं, तो इनमें देखी होगी आपने कि आप ये गति करते हो तो ऐसे ऊपर की तरफ उछलती है, तो इसमें क्या प्रेशर से नीचे पानी जाएगा तो ऊपर की तरफ गति करेगी, इस प्रकार से गति करती है, गति में व्यावसायिक होती है। तो ये एम्ब्रुलेकल या जल सेवन तंत्र या भोजन पकड़ने में, उत्सर्जन शोषण में भी सहायक होता है। एक मॉडिफाइड नामक छिद्र से मैंने बताया प्लेट से जल को एम्ब्रू तंत्र में जाने देती है, और जल जो तंत्र में नालपाद होते हैं, जैसे मैंने ट्यूब फीट बताएं, अरी नाल, रेसिमोस ग्रंथि, स्टोन के नाल जैसी रचनाएं भी इसमें पाई जाती है। आहार नाल इसमें जो होती है पूर्ण होती है, और जो मुख एवं पृष्ठीय सतह पर गुहा होती है। आहार नाल पूर्ण अधर निचली सतह पर मुख, और पृष्ठीय जो ऊपर वाली सतह होती है वहाँ पर क्या गुदा होती है इसकी, ठीक है। इस प्रकार से श्वसन होता है इनमें गिल्स के द्वारा होता है, और शरीर की सतह द्वारा, जो सतह सितारा मछली की बात करें तो गिल्स के द्वारा होता है, और द्वारा होता है, जिसे डर्मल ब्रेंकी या पेपिली भी कहते हैं। और परिसंचरण तंत्र की बात करें तो परिसंचरण तंत्र इनके अंदर जो हाशिते खुले प्रकार का जो होता है, हृदय पंपिंग वेसल का अभाव होता है, इनके उत्सर्जन नाइट्रोजन अपशिष्ट तथा अमोनिया होता है, और जो शरीर की सामान्य सतह से विसर्जित किया जाता है। तंत्रिका तंत्र सरल आदिम प्रकार का होता है, तंत्रिका वल्य और अरीय तंत्रिका जो नियमित जो अभी तक अपन पढ़ते आ रहे हैं। मस्तिष्क इनमें उपस्थित है, मस्तिष्क अभी भी किसी के अंदर नहीं पाया जाता, आपने देखा है। इन जंतुओं में लैंगिक जन्म पाता है, लिंग जो होते हैं पृथक होते हैं ना, ठीक है, अलग अलग पृथक, निश्चित बाह्य प्रकार का प्रयोजन होता है, प्रयोजन अप्रत्यक्ष होता है। जीवन चक्र के पक्ष में युक्त पलायु लार्वावस्था पाई, जो कायांतर के बाद वयस्क में बदल जाती है, मतलब लार्वावस्था पाई जाती है। अब इसके बाद कुछ इसके स्पेशल पॉइंट है। इकाइंडर में कुछ कोऑर्डिनेट समान लक्षण पाए जाते हैं, जैसे एंटेरोसिलिक गुहा, मेसोडर्मल अंतःकंकाल या ड्यूटरोस्ट्रियम भ्रूणीय प्रयोजन, है ना। इनमें ड्यूटरोस्ट्रोमिक जो भ्रूणीय प्रयोजन होता है ना। और ड्यूटरोस्टोमिक भ्रूणीय प्रयोजन की बात करते हैं कि ड्यूटरोस्टोम जो ब्लास्टोपोर होता है, ब्लास्टोपोर से जो गुदा का निर्माण होता है, तो उसको ड्यूटरोस्टोमिक भ्रूणीय प्रयोजन बोलते हैं। कुछ इकाइंडर में जैसे सितारा मछली पुनर्भोजन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। आपको पता है कि मछली जो अपन बात करें, सितारा मछली की बात करें, सितारा मछली की यदि कुछ भुजा काटती जाती है, या मान लो इसको कोई पकड़ लेता है, तो ये क्या उस भुजा को त्याग ही देती है और उस त्याग के भग जाती है। इन्हें पुनरुत्थान की बहुत ज़्यादा क्षमता पाई जाती है, ठीक है। तो जैसे इसकी सुरक्षा उद्देश्य से अपनी भुजा को त्याग देती है, इस घटना को स्वगोच्छेदन या ऑटोगेमी भी कहते हैं ना। पुनरुत्थान अपार क्षमता पाई जाती है, मान लो इसकी कोई भुजा को पकड़ लेता है, तो ये क्या करती है, उस भुजा को त्याग देती है। ये क्या करती है, उस भुजा को त्याग देती है। इसको क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी बोलते हैं, ऑटोटोमी बोलते हैं, ऑटोटोमी स्वगोच्छेदन बोलते हैं। इकाइंडर अथवा कुछ गुस्से के समय अपने संपूर्ण अंतरंग को बाहर निकाल देती है, इस घटना को इविसिरेशन कहते हैं ना। इकाइंडर भय अथवा कुछ मान लो इसको भय होता है और गुस्सा होता है, तो अपने संपूर्ण जो अंग होते हैं उनको क्या होती है, बाहर निकाल देती है, इसको इविसिरेशंस बोलते हैं, ठीक है, इविसिरेशंस बोलते हैं। जो आप नेट पे सर्च करके देखना इसका इकाइंडर इविसिरेशंस कैसे करते हैं, तो सारे अंग होते हैं जो बाहर आ जाते हैं इस प्रकार से। अब इसमें इकाइंडरों के बीच की बात करें तो इसको 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं वर्ग देखो, तो इसके वर्ग है, सबसे पहले आता है एस्ट्रोइडिया। ये शरीर तारे के समान होता है इनका, ठीक है। जैसे अपन डायग्राम में देख लेंगे, इनका जो शरीर होता है वो किस प्रकार से होता है, शरीर तारे के समान 5 छोटी एवं मोटी भुजाओं युक्त होता है, जैसे 1 2 3 4 5 भुजाओं से। भुजाएं छोटी ऐसा की तो छोटी है भुजाएं, देखो ऐसा की तो कोई शाखा नहीं निकल यहाँ से। लार्वा अवस्था पाई जाती है, मतलब इनका भ्रूणीय प्रयोजन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। इनकी लार्वा अवस्था क्या होती है, ब्रेकोलेरिया या बिपिनेरिया बोलते हैं। उदाहरण एस्टीरियास तारा मछली है। नेक्स्ट जो वर्ग आता है इसके अंदर ओफियोरॉइड्स ये आता है। शरीर चपटा व
तारे के समान होता है, ठीक है, होता तारे के समान होगा, चपटा होती है, भुजाएं पतली लंबी और संधि युक्त जो आसानी से टूट भी जा सकती है, भंगुर प्रकृति होती है, मतलब क्या होती है, संधि युक्त होती है, भुजाएं जो होती है पतली होती है, चपटी होती है, और क्या होती है, संधि युक्त होती है। लार्वास्ता है तो इसको लार्वा तो ओफी प्लूटियस है, उदाहरण है ओफियोथ्रिक्स, ओफियोथ्रिक्स भंगूर तारा बोलते हैं, ओफ्यूरा भंगूर तारा है, ठीक है। फिर इकाइनोइडिया आता है, इसमें जो शरीर होता है गोलाकार, चपटा है, भुजाएं अनुपस्थित है, शरीर गोलाकार है और भुजाएं नहीं पाती। मुख 5 दांतों से चौर्ण युक्त अस्तु की लांटेन युक्त होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि मुख के अंदर क्या होती है, 5 दांत पाए जाते हैं, जिसको चौणक अंग कहते हैं, और इस प्रकार दिखता है, अस्तु की लांटेन भी इसको बोलते हैं। लार्वा, जो लार्वा है वो क्या इकाइनोप्लिटियस है, और इसमें उदाहरण इकाइन समुद्री अर्चिन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, और सी अर्चिन जिसे। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो वर्ग आता है वो आता है इसमें होलोथुरोइडिया। शरीर लंबा बेलनाकार और खीरे के समान होता है, भुजाएं जो होती है अनुपस्थित होती है, आवश्यक वक्ष द्वारा शोषण होता है, और लार्वावस्था है, ओरिकुलेरिया है, और इसमें कुकुमेरिया समुद्री खीरा, और आपके होलोथुरोडिया के अंदर बात करें तो होलोथुरिया समुद्री खीरा ये आता है इसमें। जैसे खीरा होता है उस प्रकार से इसकी आकृति होती है, सी कुकुम्बर बोलते हैं इसको। इसके बाद आता है क्राइनोइडिया। शरीर स्थानबद्ध होता है, मतलब एक ही जगह रहता है, भुजाएं अत्यधिक साकित और लंबी होती है, कंटक व पेडिसली अनुपस्थित होते हैं, इसमें कोई लार्वावस्था डिलो डोलियोलेरिया होता है, उदाहरण एंटीडोन समुद्री जो लिली होती है वो इसमें इस प्रकार से पाए। देखो ये भुजाएं जो है साकित होती है, और शी लिली भी इसको बोलते हैं। इसके बाद जो बच्चों संघ आता है वो अपने जो संघ आता है वो आता है हेमिकोर्डेटा, फाइलम हेमिकोर्डेटा, ठीक है। तो हेमिकोर्डेटा कोर्डेट और नॉन कोर्डेट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जंतुओं के बीच की योजक कड़ी बोलते हैं, क्योंकि इसके जो करेक्टर्स होते हैं इसके अंदर क्या होती है, एक नोटोकोड जो कोर्डेटा को अलग करती है, वो किसके पृष्ठ रज्जु के आधार पर कोर्डेटा को अलग किया गया है। तो इसके अंदर क्या होती है, कुछ जो अवस्था होती है उसके अंदर क्या होती है, पृष्ठ रज्जु जो होती है वो इसमें देखी गई है एक अवस्था में, तो इसलिए इसको कई बार पहले कोऑर्डिनेट्स में रखा गया था, फिर इसको नॉन कोऑर्डिनेट्स में रखा गया, और अब ये माना जाता है कि दोनों के बीच की योजक कड़ी कुछ लक्षण होते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स के भी होते हैं ना। तो हेमिकोर्डेटा पहले कोऑर्डिनेट संघ में, जैसे उपसंघ में देखो हेमिकोर्डेटा पहले कोऑर्डिनेट संघ के एक उपसंघ में रखा गया था जैसे मैंने बताया, लेकिन अब इसे नॉन कोऑर्डिनेट्स में एक अलग संघ में रूप में रखा गया है। इस समूह का जो जंतु समुद्री तथा बिलकारी होता है, मतलब समुद्र में भी रहता है और बाहर जो बिलों में भी रहता है। ये द्विपार्श्व समिति त्रिस्तरीय अंगतंत्र संगठन युक्त होता है, सत्य देहगुई जंतु होते हैं। शरीर कर्मी रूपी होता है, भंगुर और मुलायम होता है, खंडी बन अनुपस्थित होता है। शरीर की बात करें, शरीर जो होता है किन भागों में विभाजित होता है, शरीर 3 भागों में विभाजित होता है इनका। देखो सूंड पाई जाती है, और कॉलर पाई जाती है, और धड़ पाई जाती है, ठीक है। ये देखो ये कॉलर है, और ये पीछे वाला जो धड़ वाला भाग है, और ये इसका जो सूंड वाला प्रोसिस है, ठीक है। ये इस प्रकार 3 भागों में विभाजित होता है। देह गुहा इंट्रोसील प्रकार की होती है, जो प्रोटोसील, मीजोसील और मेटासील में बंटी होती है ना। देह गुहा की बात है इंट्रोसील प्रकार की होती है, और जो आगे विभाजित होती है प्रोटोसील, एंटेरोसील, प्रोटोसील, मीजोसील और मेटासील प्रकार की विभाजित होती है देह गुहा। पाचन तंत्र पूर्ण आहार नाल उपस्थित होती है। इसकी मुख गुहा बक्कल कैविटी में एक नोटोकोड समान रचना पाई, जैसे बक्कल डाइवर्टिकुलम या स्टोमोकार्ड, लेकिन इसे वास्तविक नोटोकार्ड अनुपस्थित। देखो इसी कारण इसको किस में रखा गया था, पहले कोर्डेटा में रखा था। इसकी जो मुख गुहा होती है उसके अंदर क्या होती है, नोटोकार्ड की समान संरचना, उसको बक्कल डाइवर्टिकुलम बोलते हैं, डाइवर्टिकुलम बोलते हैं ये, और या स्टेमोकॉर्ड भी बोलते हैं। ये वास्तविक नोटोकार्ड नहीं होती, इसमें शोषण होता है कलोम के द्वारा होता है। देखो ये गिल्स पाए जाते हैं यहाँ पे, है ना, गिल्स पोर है, और ये प्रोप्सिस है जिसको सूंड बोलते हैं। ये कॉलर वाला भाग है, और ये धड़ वाला पार्ट है, और इस प्रकार इनमें परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है, और ये अमीबीय कणिका युक्त और कणिका युक्त रंगीन होता है, और वेनिडियम इसके जो शोषण वर्णक होता है वो पाया जाता है। याद रखना आप ये बात करते हैं अपन हेमिकोर्डेटा का जो शोषण वर्णक होता है वो कौन सा होता है, वेनिडियम होता है, और पृष्ठ हृदय सतह पर स्थित होता है। उत्सर्जन होता है ग्लोमेरुलस और शुंड ग्रंथि प्रोप्सिस ग्लैंड के द्वारा होता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है नॉन कोऑर्डिनेट के समान है, और तंत्रिका वल्ले एवं अधर रज्जु का बना होता है। लैंगिक की
की बात करें जनन लैंगिक प्रकार का प्राय एकलिंगी होते हैं। निषेचन बाह्य प्रकार का होता है और परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। इन जंतुओं का विकास के दौरान इकॉन्ड्रोमेटा और बाइपिनेक्रिया लार्वा के समान जो टोरेनियम लार्वा पाया जाता है। उदाहरण बेलेनोग्लोसस है, जीभ कर्मी जिसको इसकी आकृति जीभ की समान है, और एकोन कर्मी भी इसको बोलते हैं, और शेकोग्लोसस है। तो ये इसके एग्जाम्पल है बच्चों, ये जो बिल्कुल इजी है। तो इसमें बच्चों एक चीज़ अपन देखना है कि इसकी जो है मैं पीडीएफ भी आपके साथ में अटैच करूँगा। तो इसमें क्या होता है, इसका याद करने का तरीका होता है, कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं वो अपन को याद रखने हैं, और क्या क्या चीज़ें विशिष्ट लक्षण होती है। और डीपली अपन जान नहीं सकते कि बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको पढ़ें तो पूरा 1 महीना लग जाता है, तो बहुत डीपली ज़्यादा पढ़ नहीं सकते। इसके रिसर्च तौर पर अपन को देखा है, तो जिसमें जैसे मैंने बताया कि विशेष जो लक्षण होते हैं वो याद रखते हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो विशेष लक्षण होते हैं वो अपन को जितना उसके उतना याद करने की कोशिश करना है। तो आज की कक्षा में इतना बहुत है बच्चों। आगे का जो संग अपन पढ़ेंगे वो कोर डेटा के बारे में बात करेंगे। कोर डेटा पढ़ के फिर आप आगे जो होंगे वो देंगे। आज की कक्षा में इतना बहुत है। धन्यवाद।